प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 271। भोर होने तक सोलापुर में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। भोर होने तक सोलापुर में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ईशान देशमुख ने अपना हाथ लहराया और झील से लगभग 10 फीट ऊंची पानी की एक दीवार उठ खड़ी हुई, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। अगले ही पल पानी की ये दीवारें जमकर बर्फ बन गईं और एक मोटी बर्फ की दीवार में तब्दील हो गईं, जिसने सारे उड़ते हुए पत्थरों और मलबे को रोक दिया। ये देखकर ईशान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि गुरु देवांश के पैंतरे तो बिल्कुल मामूली हैं। उसने देवांश पर चिल्लाते हुए कहा, गुरु देवांश, बस इतना ही दम है तुम में। कितनी निराशा हुई मुझे। उसी पल देवांश की आकृति मलबे से बाहर निकली और मलबे के ढेर के ऊपर खड़े होकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी किस बात की? अभी कुछ चीजें साफ होनी बाकी हैं, वरना तुम अब तक लाश बन चुके होते। हम मौत के मुहाने पर खड़े हो और अब भी डींगे हाँक रहे हो। मैं भी तो देखूं कि मेरे सामने टिकने के लिए तुम्हारे पास और कौन सा दांव है। ईशान ने अपनी बात खत्म की और अपना दायां पैर हल्का सा उठाया, फिर उसे जोर से पानी पर पटक दिया। पलक झपकते ही झील से दर्जनों विशालकाय जल नाग फिर से बाहर निकले। वे अपने फन फैलाए दहाड़ते हुए देवांश की ओर लपके। उन पिछले जल नागों की तुलना में जिन्होंने विला को तहस नहस किया था, ये जल नाग साफ तौर पर कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ईशान को पूरा भरोसा था कि इस वार से देवांश अगर मरा नहीं तो अपाहिज जरूर हो जाएगा। जल नाग दहाड़ते हुए आगे बढ़े और पलक झपकते ही देवांश तक पहुंच गए। उन्होंने अपने विशाल मुंह खोले और उसे निगल लिया। बाकी जल नागों ने जब ये देखा तो वे भी दहाड़ते हुए आगे लपके, इस डर से कि कहीं वे देर न हो जाएं और गुरु देवांश की इस शानदार दावत से चूक न जाएं। देखते ही देखते उन दर्जनों जल नागों ने देवांश को पूरी तरह से जकड़ लिया और मलबे के ऊपर कई फीट बड़ा एक विशाल पानी का गोला बना दिया, जो लगातार घूम रहा था। ये नज़ारा देखकर ईशान खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपने मायावी अस्त्र को सक्रिय किया और पानी के उस गोले को बर्फ में जमा दिया, जिससे देवांश एक जिंदा बर्फ की मूर्ति बन गया। ये सब पूरा करने के बाद ईशान ने राहत की सांस ली। बर्फ की वो परत जो उसने पहले जमाई थी, हालांकि पतली थी, लेकिन गोलियों को रोक सकती थी। अब कई फीट मोटी इस बर्फ की परत को तो ईशा देशमुख द्वारा लाई गई भारी स्नाइपर राइफल्स भी नहीं भेद सकती। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बर्फ के गोले के केंद्र में फंसा देवांश इस जन्म में तो बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह खुद उस बर्फ को न हटाए। लेकिन जाहिर है वह ऐसा कभी नहीं करेगा। सुना है कि दम घुटकर मरना दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होती है। आज मैं तुम्हें दम घुटकर मरने की उस तड़प का मजा चखाऊंगा। ईशान का चेहरा वहशी हो गया था। उसके शब्दों में एक अजीब सा उन्माद था। और तुम्हारे मरने के बाद मुझे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक सुरक्षित लाश की तरह मेरे पास रहोगे। फिर मैं तुम्हें देशमुख परिवार के पास ले जाऊंगा। जब वे देखेंगे कि तुम मेरे हाथों मारे गए हो तो वे निश्चित रूप से मेरे गुणगान करेंगे। उस वक्त मेरे माथे से नाजायज होने का कलंक पूरी तरह मिट जाएगा। हो सकता है वे मुझे परिवार के मुख्य हिस्से में शामिल कर लें और विशाल देशमुख परिवार का वारिस बना दें। बोलते बोलते ईशान और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया, जैसे पागलपन उस पर हावी हो रहा हो। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। माँ, क्या तुम स्वर्ग से ये देख रही हो? तुम्हारे बेटे ने खुद को साबित कर दिया है। उत्तर का मशहूर गुरु देवांश भी मेरे हाथों मारा गया।
जैसे ही देशमुख परिवार की कमान मेरे हाथ में आएगी, मैं तुम्हारा नाम पूर्वजों के रिकॉर्ड में लिखवाऊंगा और तुम्हारी अस्थियों को पुश्तैनी मकबरे में जगह दिलाऊंगा। तुम्हें देशमुख परिवार की एक सम्मानित बहू का दर्जा दिलाऊंगा। अपनी छिपी हुई जिंदगी के अब उजाले में आने के ख्यालों ने ईशान को उम्मीद और उत्साह से भर दिया। लेकिन ठीक उसी पल एक आवाज धीरे से गूंजी, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। न तो तुम्हारी माँ देशमुख परिवार के पुश्तैनी मकबरे में जा पाएंगी और न ही तुम, बल्कि तुम्हें उनके साथ नरक में जाना होगा। जैसे ही शब्द गिरे, कई फीट बड़ा वह बर्फ का गोला देखते ही देखते पिघल गया और पलक झपकते ही पूरी तरह भाप बनकर रात की हवा में गायब हो गया। ये कैसे संभव है? ये महाहिम तो स्नाइपर की गोलियों तक को रोक सकता है, तुमने इसे पिघला कैसे दिया? ईशान अविश्वास से अपने सामने सब कुछ देख रहा था, उसका दिल सदमे से भर गया था। देवांश ने सिर हिलाया, ये वाकई काफी मजबूत है। अगर नीलकमल अग्नि न होती तो इस बर्फ के गोले को तोड़ने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती, लेकिन बस थोड़ी सी ही। नीलकमल अग्नि, क्या ये कोई मायावी अस्त्र है? ईशान ने दांत पीसते हुए पूछा, और इससे पहले कि देवांश जवाब देता, उसने खुद ही कहा, यह जरूर कोई मायावी अस्त्र होगा, वरना यह मेरी महाहिम को कैसे पिघला सकता है? ये जानना जरूरी था कि बर्फ की यह परत जो उसने जमाई थी, वह कोई साधारण बर्फ नहीं थी, बल्कि 10 साल पुरानी महाहिम थी, जिसे केवल महाहिम विद्या की साधना करके ही जमाया जा सकता था। महाहिम अपने आप में बेहद सख्त होती है, और पिछले 10 सालों की उसकी कड़ी साधना के साथ इसकी मजबूती ऐसी थी कि एक पतली परत भी गोलियों को रोक सकती थी। ये तो सिर्फ 10 साल पुरानी महाहिम थी। अगर कोई साधना की चरम सीमा तक पहुंच जाए और 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल पुरानी महाहिम बना ले, तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा। बिना किसी मायावी अस्त्र के केवल इंसानी ताकत से उसकी 10 साल पुरानी महाहिम को पिघलाना पूरी तरह संभव था। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा ही सही, देवांश ने उदासीनता से कहा। आखिरकार एक मरते हुए आदमी के साथ बहस करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। अपना ये बेपरवाह रवैया देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई तरीका है? ईशान ने तंज कसा, अगर तुम में वाकई काबिलियत होती तो तुम बहुत पहले ही हमला कर चुके होते, अब तक इंतजार क्यों करते? देवांश ने चुटकी बजाई और उसकी उंगली की पो पर एक बैंगनी लौ नाचने लगी। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं अब तक तुम्हारी विरासत और अखाड़े को समझ नहीं पाया था, जिससे बाद में तुम्हारे अखाड़े को ढूंढना मुश्किल हो जाता। लेकिन तुम्हारा अभी का दांव देखने के बाद अब मैंने सब कुछ समझ लिया है। तो इस बिंदु पर देवांश ने अपनी उंगली से उस लौ को कृत्रिम झील की ओर फेंक दिया। अब तुम मर सकते हो। धड़ाम की आवाज के साथ विशाल कृत्रिम झील का पानी पेट्रोल की तरह तुरंत सुलग उठा और भयंकर लपटों के साथ जलने लगा। आग तेजी से फैली और पलक झपकते ही ईशान तक पहुंच गई। ये देखकर ईशान ने तुरंत उपहास किया, महज तुच्छ चालें, मेरे सामने दिखावा करने की जुर्रत। उसे एहसास नहीं था कि यह बैंगनी लौ वही नीलकमल अग्नि थी जिसने अभी अभी उसकी 10 साल पुरानी महाहिम को पिघलाया था। उसे लगा कि यह बस कोई साधारण शक्ति है जो देवांश इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं थी। आखिर उसकी समझ में इस दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं थी जो 10 साल पुरानी महाहिम को पिघला सके। इसके अलावा जब देवांश ने पहले बर्फ के गोले को पिघलाया था तो उसके शरीर के चारों ओर कोई आग नहीं दिखाई दी थी, इसलिए उसने बैंगनी लौ को नीलकमल अग्नि से बिल्कुल नहीं जोड़ा था। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था, यह मानते हुए कि चाहे देवांश आग के साथ खेलने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उसकी 10 साल पुरानी महाहिम को हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ नीचे दबाया और झील का पानी उस बैंगनी लौ की ओर लपका। उसने सोचा था कि झील का ये पानी आग को बुझा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आग और भी भयंकर रूप से जलने लगेगी। लेकिन ईशान जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने एक मायावी अस्त्र बनाया और झील के पानी को बर्फ में जमने के लिए उकसाया। जब तक झील का पानी जमेगा उसे विश्वास था कि आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब आग बुझी नहीं। इसके बजाय उसने महाहिम को एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज के साथ जला दिया। ये देखने के बाद ही ईशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही नीलकमल अग्नि है जिसकी तुमने बात की थी। यह असल में कोई मायावी अस्त्र नहीं बल्कि एक प्रकार की आग है। इसके साथ ही ईशान ने अब और संकोच नहीं किया और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह पूरी तरह से अपने सामने मौजूद उफनती बैंगनी लपटों में घिर गया। साफ था कि वह पहले ही बैंगनी लपटों से घिर चुका था। चाहे वह किसी भी तरफ भागता, जलने की नियति से नहीं बच सकता था। झील की सतह पर जल्द ही ईशान की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं, जो बेहद दर्दनाक थीं। देवांश ने एक नज़र डाली, पुष्टि की कि ईशान निश्चित रूप से मर चुका है। फिर शान से मुड़ा और अंधेरे में चुपचाप जलमहल की ओर चल पड़ा। और जैसे ही वह निकला, ईशा देशमुख पहले ही जलमहल विला वापस लौट चुकी थी। ये नज़ारा बारीकी से नज़र रखने वाले रणवीर गिल की आंखों में पड़ गया। वह ईशा के जाने के बाद से ही यहाँ पहरा दे रहा था।
ये देखने के लिए कि ईशा कितनी देर तक बाहर रहेगी। इतने लंबे समय तक बाहर रही, लगता है सोलापुर में सब कुछ सुलझ गया है। रणवीर की आंखों में एक भयानक चमक खिल उठी। फिर उसने इंद्रप्रस्थ विला की ओर देखा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। जब भोर होगी सोलापुर में कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उस वक्त मैं देखूंगा कि तुम दोनों दोगले कैसे मरते हो। अध्याय 272। तुम्हें कूदना है तो कूदो, मैं नहीं कूद रहा। इतना कहकर रणवीर गिल ने अंगड़ाई ली और अपने विला की ओर चलने के लिए मुड़ा। इस पल उसका मूड बेहद खुशनुमा था, लेकिन जब वह विला लौटा तो कल देवांश के मरने के ख्याल ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि उसे नींद ही नहीं आई। तो उसने कल्पना करनी शुरू कर दी कि वह देवांश को कैसे मारेगा। फिर इसके बारे में सोचते सोचते उसे वाकई में अनिद्रा की बीमारी हो गई। विशाल बिस्तर पर लेटे हुए पिछली सारी घटनाओं को याद करते हुए रणवीर ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन ने उतार चढ़ाव का एक नाटकीय सफर तय किया है। देवांश से मिलने से पहले उसकी जिंदगी मक्खन जैसी थी। वह जहां भी जाता दूसरों की नजरों में वह निश्चित रूप से किस्मत का धनी था। कशिश खन्ना को कई सालों तक न जीत पाने की एकमात्र कमी को छोड़ दें तो उसकी बाकी सभी उपलब्धियां काफी प्रभावशाली थीं। हालांकि जब वह कुली देवांश उसकी जिंदगी में आया तो पहले इंद्रलोक हॉल में उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई और फिर जैसे किसी बुरी किस्मत ने उसे जकड़ लिया हो, उसकी दौलत और शोहरत पर ग्रहण लग गया। फिर नए साल की पार्टी में उसने फिर से अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन पलक झपकते ही उसे यशवर्धन खन्ना द्वारा पहचान मिली, जिसने कशिश खन्ना को उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए भी कहा। उस दौरान वह वास्तव में 7वें आसमान पर था, अपने करियर और लव लाइफ दोनों में सफलता हासिल कर रहा था। हालांकि उस बरसात की रात वह कशिश को बचाने में नाकाम रहा, जिससे यशवर्धन पूरी तरह निराश हो गया और उसने साफ कह दिया कि अब वह कशिश का पीछा न करे। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसकी वो जबरदस्त आर्थिक किस्मत भी गायब हो गई। हालांकि थोड़ा बहुत बचा था, लेकिन पहले की तुलना में जमीन आसमान का अंतर था। इस दोहरी मार ने उसे लगभग तोड़कर रख दिया था और यह सब उस कुली से मिलने के बाद शुरू हुआ। इसलिए वह वास्तव में देवांश से छुटकारा पाना चाहता था और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना चाहता था। लेकिन उस बदबूदार लूजर कारिया कपूर के साथ कुछ ऐसा चक्कर चल गया था कि वह उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि इस यात्रा से उसे आसानी से उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया कपूर अपना प्रभाव सोलापुर तक बढ़ा देगी, जिससे मास्टर जगन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसने रहने के लिए इंद्रप्रस्थ विला भी उसके लिए खाली कर दिया। लगातार हो रहे अपमान ने रणवीर के फेफड़ों में गुस्से का दर्द भर दिया था, लेकिन ये सब खत्म होने वाला था। दक्षिण का देशमुख परिवार कोई ऐसा नहीं था जिससे कोई भी पंगा ले सके, इसलिए उसे लगा कि अब सब कुछ वापस उसके नियंत्रण में है। अब लगता है कि मेरा अनुमान सही था। सोलापुर अब व्यवस्थित हो चुका है। देवांश सोलापुर के समर्थन के बिना जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और मेरा जीवन सामान्य हो जाएगा। ईशा देशमुख कशिश खन्ना को अपने कब्जे में लेकर जल्द ही खन्ना परिवार को निगल लेगी। उस समय मुझे नहीं लगता कि कशिश खन्ना चुपचाप रणवीर गिल के बिस्तर में रेंगती हुई नहीं आएगी। रणवीर जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उत्साहित होता जाता। वह पहले से ही भोर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वह देवांश को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख सके, जो अंततः मौत से नहीं बच पाएगा। ईशान देशमुख से निपटने के बाद देवांश का मूल इरादा सीधे मुंबई लौटकर साधना करने का था। आखिरकार इस अशांत तत्व के सुलझ जाने के बाद वह मन की शांति के साथ साधना कर सकता था, लेकिन वह फिर भी चुपचाप जलमहल की ओर मुड़ गया। मुंबई लौटने से पहले कुणाल शाह से मिलने की योजना बना रहा था। कुणाल बहुत कच्ची नींद सो रहा था क्योंकि वह रात में सोलापुर के मास्टर जगन के प्रतिशोध को लेकर चिंतित था। लेकिन फिर भी देवांश बालकनी से बड़ी आसानी से विला में दाखिल हुआ और बाहर निकला, बिना कुणाल को जरा भी परेशान किए। बेडरूम में लौटने के बाद देवांश पालथी मारकर बैठ गया और आकाश भक्षण सूत्र की साधना करने लगा। रात जल्दी बीत गई और अगली सुबह दरवाजे पर लगातार तेज खटखटाहट से देवांश की नींद खुली। उसने अपनी साधना पूरी की और दरवाजा खोला, केवल कुणाल को प्रवेश द्वार पर एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ खड़े देखने के लिए, जिसके हाथ में 2 पीले लाइफ जैकेट थे। बुरा हुआ ईशा देशमुख और बाकी लोग सोलापुर के ड्रैगन हेड के खिलाफ अपनी योजना में जरूर सफल हो गए होंगे। हमारी जान खतरे में है, कुणाल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। ईशा कब सफल हुई? मैं उस समय वहीं तो था, मुझे कुछ पता क्यों नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? देवांश ने एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ पूछा। आओ मेरे पीछे आओ। कुणाल देवांश को दूसरी मंजिल की खिड़की तक ले गया, फिर सामने वाले विला से थोड़ी दूर कैफे की ओर इशारा किया। मैंने मूल रूप से आज सुबह दौड़ने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन तब मैंने रणवीर और अन्य लोगों को वहां बैठे देखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
उनके विला में रसोइया या नौकरानी नहीं है, इसलिए अगर उन्हें कॉफ़ी चाहिए तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कैफ़े जाना होगा। देवांश अवाक हुए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि कुणाल उस व्यक्ति की तरह है जिसे एक बार सांप ने काट लिया हो और अब वह रस्सी से भी डर रहा हो, हर चीज़ को अपने खिलाफ मान रहा हो। इतनी सुबह वो कैसी कॉफ़ी पी रहे हैं? वे स्पष्ट रूप से वहाँ बैठे हैं, हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं ताकि वे बाद में हम पर हमला कर सकें, कुणाल ने विश्लेषण किया। ये सुनकर देवांश ने कुणाल के कंधे को थपथपाया और आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया, चिंता मत करो, वे बस जोकरों का एक झुंड हैं, वे हमें धमका नहीं सकते। ईशा देशमुख का क्या होगा अगर वे ईशा को हमला करने के लिए कहें? कुणाल ने जल्दी से पूछा। वह देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, मेरी नज़र में वह एक पालतू पिल्ले से ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे इशारों पर नाचने वाली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल अपने माथे पर हाथ मारने से खुद को नहीं रोक सका, फिर सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ एक रात हुई है और तुम्हारे डींगे हाँकने का कौशल कई गुना बढ़ गया है। देवांश, इन दिनों इंसान होना बहुत मुश्किल है, कोई सच पर विश्वास नहीं करता। कुणाल ने हालांकि एक लाइफ जैकेट सीधे देवांश की बाहों में थमा दी। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। संक्षेप में, लाइफ जैकेट पहन लो और मेरे साथ बालकनी से कूद जाओ, हम चक्कर लगाकर कहीं और किनारे पर उतरेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तभी देवांश को समझ आया कि कुणाल लाइफ जैकेट क्यों लाया था और वह हंसे बिना नहीं रह सका। अगर तुम्हें कूदना है तो तुम कूदो, मैं नहीं कूद रहा। ये कहते हुए देवांश ने लाइफ जैकेट फेंक दी और सीधे नीचे चला गया। अरे यार, क्या तुम पागल हो? सोलापुर के ड्रैगन हेड को देशमुख परिवार ने अपने अधीन कर लिया है, अब बाहर जाना सिर्फ मौत को दावत देना है। ये देखकर कुणाल ने जल्दी से चिल्लाया। ये देखकर कि देवांश नहीं रुका, वह तेजी से उसके पीछे भागा, समझाते हुए, देशमुख परिवार रिया कपूर की इज्जत की परवाह नहीं करेगा। जिस अमीर औरत के साथ तुम हो वह अब तुम्हें नहीं बचा सकती और तुम फिर भी बाहर जाने की हिम्मत कर रहे हो। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवांश ने पलटवार किया, फिर दृढ़ता से नीचे गया, बाहर जाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर कुणाल ने गहरी सांस ली और अंत में उसके पास अपनी लाइफ जैकेट फेंकने और एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देवांश के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखें दिखा रही थीं कि वह मौत का सामना करने के लिए तैयार है। इंद्रप्रस्थ विला के सामने आलीशान कैफे में रणवीर और बाकी लोग खिड़की के पास बैठे थे, कभी कभी सामने वाले विला को देखते हुए, विला के मुख्य दरवाजे को निहारते हुए देवांश और उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि कल्पना कर रहे थे कि कितना अद्भुत होता अगर वह इस समय अंदर रहने वाला व्यक्ति होता। उसके आसपास के साथी निश्चित रूप से ईर्ष्या से मर रहे होते। रणवीर भाई, क्या वह बदमाश देवांश सच में आज मरने वाला है? यश ने उम्मीद भरी नजरों से रणवीर की ओर देखा। रणवीर ने सिर हिलाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी सीनियर सिस्टर ईशा को कल 10 बजे के बाद जाते हुए और सुबह सुबह वापस आते हुए देखा, और वह मुस्कुरा रही थी, खिली हुई थी, जाने के समय से भी अधिक शानदार लग रही थी। स्पष्ट रूप से सोलापुर को पहले ही अपने अधीन कर चुकी थी। ये कहते हुए रणवीर ने इंद्रप्रस्थ विला की ओर देखा। सोलापुर के मास्टर जगन के संरक्षण के बिना क्या वह देवांश अभी भी जिंदा रह सकता है? ये सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी छा गई, खासकर नताशा, जो किसी और की तुलना में अधिक चमक के साथ मुस्कुराए। इतना ही नहीं, उसके दिल में तनी हुई डोर आखिरकार ढीली हो गई। उसका मूल चुनाव पूरी तरह सही था। रणवीर भाई, वे बाहर आ रहे हैं। कबीर सेठी ने अपना चश्मा ऊपर चढ़ाया, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। चलो, इन दोनों को उनकी अंतिम यात्रा पर विदा करते हैं। रणवीर ने बोलना समाप्त किया और खड़ा हो गया, जैसे कोई सम्राट व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा हो, गर्व और करिश्मे से भरा हुआ। अध्याय 273। देवांश, आखिर तुम्हारे आत्मविश्वास का राज क्या है? ये देखते हुए कि उसने अभी दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था, कुणाल ने रणवीर और अन्य लोगों को कैफे से बाहर निकलते और उनकी ओर बढ़ते देखा, इसलिए उसने जल्दी से देवांश से कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? वे विशेष रूप से हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी बात सुनो, जल्दी वापस चलो, बालकनी से कूदो और हम जलमार्ग से निकलेंगे। भागना तो भागना होता है, ये जलमार्ग से निकलना क्या भला है? देवांश ने कुणाल को एक घृणास्पद नजर दी, फिर अपने आप आगे बढ़ गया। वह आज मुंबई लौट रहा था और जाने से पहले वह ये भी देखना चाहता था कि ईशा देशमुख कुणाल, कशिश और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। जहां तक रणवीर और अन्य लोगों का सवाल था, देवांश ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इसके अलावा अब उसे अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह उन्हें किसी भी समय मार सकता था। ये सब उसके मूड पर निर्भर था। हालांकि भले ही देवांश का उन्हें परेशान करने का इरादा नहीं था, लेकिन वे उसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थे। ओह मिस्टर कुणाल, क्या कल रात इंद्रप्रस्थ विला में अच्छी नींद आई? कबीर सेठी ने सबसे पहले हमला किया, कुणाल को मजाकिया भाव से देखते हुए पूछा।
उसने सीधे देवांश पर हमला नहीं किया, ठीक इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि देवांश खुद गवाह बने कि वह उसके आसपास के लोगों को एक एक करके कैसे कुचलेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे फिर कभी नहीं उठ सकें। ये देखकर कि जलमार्ग से जाना अब संभव नहीं है, कुणाल ने आर पार की लड़ाई का फैसला किया। बिना किसी चिंता के, वह जुबानी जंग में कभी नहीं हारा था। मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से सोया या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे विला नंबर 6 से कहीं ज्यादा आरामदायक था। ये सच है, एक रात का विला भविष्य के दशकों के जीवन काल के बदले में आरामदायक कैसे नहीं होगा। कबीर ने अपना चश्मा ऊपर चढ़ाया, उसका मजाकिया लहजा असाधारण रूप से लंबा खींचा। जलन हो रही है? कुणाल दिल खोलकर हंसा। भले ही तुम्हें जलन हो रही हो, ये बेकार है। आखिरकार कुछ विला का एक नियम है, कुतिया और कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। तुम कबीर की अच्छी परवरिश के बावजूद कुतिया और कुत्ता कहलाए जाने पर उसके लिए अपना गुस्सा दबाना असंभव हो गया। देखो देखो, कुत्ता बेचैन हो रहा है। देवांश, हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं काट न ले, वरना हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। कुणाल ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम साले मरने के लिए उतावले हो रहे हो? यश कबीर को अपमानित होते देख अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उछलकर बाहर आया और कुणाल की ओर उंगली उठाकर गालियां बकने लगा। टच टच टच, एक और पागल कुत्ता। कुणाल ने आह भरते हुए सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन मरने की बात करें तो मेरी माँ निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ वास्तव में ऐसा चाहेंगी। तुम वापस जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? मैं तेरी माँ की? यश शुरू से ही एक असभ्य आदमी था और वह बहस में कुणाल का मुकाबला कैसे कर सकता था। वह तुरंत कुणाल के पलटवार से घबरा गया और बेतहाशा गालियां देने लगा। गालियां देते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठा ली थी। उसका इरादा ऊपर जाकर कुणाल को सबक सिखाने का था, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम उठाए, उसने कुणाल के पीछे बॉडीगार्ड्स को हरकत में आते देखा। ये बॉडीगार्ड्स मूल रूप से इंद्रप्रस्थ विला की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन अब वे अपनी पोस्ट छोड़कर कुणाल और देवांश के पीछे इंतजार कर रहे थे। एक साथ दर्जनों लोगों को आगे बढ़ते देख यश की हवा निकल गई। भले ही उसका पिता आंतर शक्ति के जानकार मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन इसे उसके आत्मसमर्पण पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। रणवीर भाई, यह क्या हो रहा है? यश थोड़ा भ्रमित था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि सोलापुर पहले ही पूरी तरह से दक्षिण के देशमुख परिवार के नियंत्रण में आ गया है? ये बॉडीगार्ड्स अभी भी 2 बदबूदार लूजर के साथ क्यों खड़े थे? रणवीर हालांकि बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने अपना हाथ लहराया और आत्मविश्वास से कहा, गोलियों को थोड़ी देर उड़ने दो। जानकारी इतनी जल्दी कैसे फैल सकती है? मास्टर जगन को शायद अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि सोलापुर का सरनेम बदलकर देशमुख हो गया है। यश ने सुना और उसे लगा कि यह बहुत तार्किक बात है। ये कल रात ही तय हुआ था, भले ही वे पूरे जिले को सूचित करें, जानकारी के प्रसार में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा अभी भी सुबह का समय था और मास्टर जगन शायद अभी जागे भी नहीं होंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए इस मामले के बारे में जानना असंभव था। जब उन्हें पता चलेगा और फिर वे सभी को सूचित करेंगे, तब तक इसमें कुछ समय लगेगा। तो अब हम क्या करें? यश दुविधा में था। उसने माथा सिकुड़ते हुए पूछा। जल्दी का काम शैतान का। हमें इन लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी को भेजकर मास्टर जगन को बुलाने दो। जब मास्टर जगन आएंगे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से वह मिलेगा जिसके वे हकदार हैं, रणवीर ने रणनीति बनाते हुए कहा। यश ने तुरंत उसका अनुसरण किया, सामने वाले बॉडीगार्ड्स पर जोर से चिल्लाते हुए, क्या तुम सब बहरे हो? तुम लोग मास्टर जगन को बुलाने के लिए जल्दी क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम हम देशमुख परिवार के सहयोगियों को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हो? बॉडीगार्ड्स ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, एक पल के लिए अपना मन बनाने में असमर्थ। दोनों पक्ष बॉस थे और उनका पक्ष देशमुख परिवार द्वारा समर्थित था, इसलिए उनकी बातों में स्पष्ट रूप से अधिक वजन था। तो उनमें से किसी ने जल्दी से यहाँ की जानकारी रिपोर्ट की। बेशक उसका सीनियर टकलिया जगन नहीं, बल्कि स्क्वाड लीडर था। केवल जब स्क्वाड लीडर ने इसे एक और स्तर ऊपर रिपोर्ट किया तभी टकलिया जगन इस जानकारी को देख सका। ये बहुत बोझिल लग रहा था, लेकिन वास्तव में अधिकांश मामले स्क्वाड लीडर के स्तर पर ही रोक दिए जाते थे। केवल इन रईसजादों के साथ ही उन्हें मास्टर जगन को सचेत करना पड़ता था। रणवीर की तरफ ये देखकर कि किसी ने पहले ही मास्टर जगन से संपर्क कर लिया है, रणवीर ने बोलना बंद कर दिया और चुपचाप इंतजार करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। कबीर सेठी ने देवांश को तिरस्कार से देखा, उसकी आंखों में बदले की भावना चमक रही थी। देवांश जैसे किसी व्यक्ति का उस पर हावी होना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। कॉल किए जाने के बाद टकलिया जगन, जो अभी भी अपने पजामे में था, जल्दी से लोगों के एक समूह के साथ वहां पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कोई चारा नहीं था, वह गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन स्क्वाड लीडर की एक जरूरी कॉल ने उसे जगा दिया। अगर तुम मुझे इस समय कॉल करते हो और यह कोई आसमान टूटने वाली आफत नहीं है, तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा।
फोन कॉल से जागने के बाद टकलिया जगन का ये पहला वाक्य था, और जब उसने स्क्वाड लीडर की रिपोर्ट सुन ली तो उसे कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। सीधे अपना मोटा पजामा पहना और दरवाजे से बाहर भाग गया। ध्यान से सुनो तुम सब, चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने उन दोनों को छूने की हिम्मत की तो उन्हें पीट पीट कर मार डालो। यह मेरा जगन गायकवाड़ का आदेश है। फोन रखने से पहले ये टकलिया जगन का आखिरी वाक्य था। टकलिया जगन को भागते हुए आते देख कुणाल तुरंत बेचैन हो गया। देवांश, अब हम क्या करें? हमने अपना आखिरी तुरुप का इक्का भी खो दिया। समस्या का सामना करते समय उसने देवांश को पहले उसकी बात न सुनने के लिए दोषी नहीं ठहराया, इसके बजाय उसने तुरंत समाधान खोजने की कोशिश की। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या समय हो रहा है और तुम अभी भी चिंतित नहीं हो? कुणाल लगभग पागल हो रहा था, लेकिन जब उसने देवांश को देखा तो पाया कि वह एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था जो जरा भी चिंतित नहीं लग रहा था। देवांश, आखिर तुम्हारे आत्मविश्वास का राज क्या है? इस बीच रणवीर और बाकी लोग खुशी से झूम रहे थे। रणवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और देवांश पर मुस्कुराया। मिस्टर देवांश, तुम्हारी मौत का दिन आ गया है। भीड़ में खड़ी नताशा ने कुणाल के चिंतित चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर तुरंत घोर तिरस्कार का भाव आ गया। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर फिर से एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी और वह अपने आप से फुसफुसाई, तुम्हें छोड़ना वास्तव में मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, टकलिया जगन उनके पास चला आया। ये देखकर रणवीर तुरंत मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मास्टर जगन, मुझे विश्वास है कि आपको सोलापुर के ड्रैगन हेड से खबर मिल गई होगी। अब से हम साथी माने जा सकते हैं। साथी? टकलिया जगन ने रणवीर को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो और अपने मन में सोचने से नहीं रोक सका। क्या तुम बता नहीं सकते कि मैं अभी तुम्हें मारना चाहता हूँ? ये सही है, चूंकि सोलापुर के ड्रैगन हेड भी देशमुख परिवार में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, तो क्या हम साथी नहीं हैं? रणवीर ने सिर हिलाया। चूंकि हम सब साथी हैं। मास्टर जगन, क्या आप पहले इन दो आंखों के कांटों से निपटेंगे? अध्याय 274। गुड मॉर्निंग मिस्टर देवांश। तुमने कहा कि वे दोनों आंखों के कांटे और कचरा थे। टकलिया जगन की आंखें चौड़ी हो गईं, वह पूरी तरह से भ्रमित था। रणवीर समझ नहीं पाया कि मास्टर जगन इतने उत्तेजित क्यों थे, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। वे सभी नदी के उत्तर वाले कपूर परिवार के लोग हैं। वे कचरा नहीं तो और क्या हैं? यदि मास्टर जगन उनसे निपट सके तो मुझे विश्वास है कि देशमुख परिवार। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि एक चौड़ी भारी हथेली उसके चेहरे पर पड़ी। मैं तेरी माँ की आंख से निपटूंगा। टकलिया जगन का थप्पड़ अचानक था और उसने रणवीर को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने उस प्रहार का पूरा जोर झेला और तुरंत सन रह गया। टकलिया जगन, मास्टर जगन, आपका इससे क्या मतलब है? रणवीर ने दांत भींचे, अपनी आंखें सिकुड़ी और टकलिया जगन को गुस्से से घूरते हुए जवाब मांगा। उसे अपने जीवन में इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था। अगर सोलापुर में टकलिया जगन की अपार शक्ति न होती तो वह पहले ही हमला कर चुका होता और अब तक अपमान सहन नहीं करता और उसे मास्टर जगन तो बिल्कुल न कहता। मेरा क्या मतलब है? टकलिया जगन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। अगर वे दोनों कचरा हैं तो तुम लोग क्या हो? जूते के नीचे चिपकी हुई गंदगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका चेहरा गंभीर था। जगन, क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? सोलापुर पहले ही हाथ बदल चुका है और तुम्हें पता भी नहीं है। हाथ बदला मेरा घंटा, पता मेरा घंटा। इतनी बड़ी घटना, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है और तुम एक बाहरी व्यक्ति इसके बारे में जानते हो। टकलिया जगन ने गाली दी। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। वह स्वाभाविक रूप से रणवीर की बकवास पर विश्वास नहीं करता था और बस इसे हवा में उड़ा देता था। टकलिया जगन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। देशमुख परिवार के सदस्य आ चुके हैं। क्या तुम नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है? मेरी सलाह है कि पहले चीजों को स्पष्ट कर लो और फिर मुझसे बात करने आना। रणवीर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह गुस्से से बेहद आग बबूला था। स्पष्ट कर मेरा घंटा। गुरु देवांश यही हैं, चाहे कितने भी देशमुख आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम चाहते हो कि मैं स्पष्ट करूं? क्या स्पष्ट करूं? टकलिया जगन ने अपने मन में गाली दी, फिर रणवीर से कहा, तो क्या हुआ अगर देशमुख परिवार के सदस्य यहाँ हैं? साला देशमुख परिवार है क्या चीज? ये सुनकर रणवीर ने ईशा देशमुख और दूसरी महिला को थोड़ी दूर से अपनी ओर आते देखा और तुरंत हंसा। जगन, देशमुख परिवार को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे मरोगे? मैं कैसे मरता हूँ ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए कि क्या तुम जलमहल से जिंदा बाहर जा भी पाओगे। टकलिया जगन ने रणवीर को एक ठंडी नजर दी। उसके शब्दों में पूरी धमकी थी। बस तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो?
ईशा देशमुख को देखकर रणवीर जैसे एक अलग ही इंसान में बदल गया, तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। टकलिया जगन ने उन शब्दों पर उपहास किया, फिर कहा, क्या भरोसा नहीं हो रहा? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो, ये देखने के लिए कि मैं तुम्हें इतना पीट सकता हूं कि तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें नहीं पहचान पाएगी? रणवीर स्वाभाविक रूप से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार 1-on-1 लड़ाई में रणवीर को पूरा भरोसा था कि वह टकलिया जगन को खत्म कर सकता है। लेकिन टकलिया जगन को खत्म करने के बाद फिर क्या? सोलापुर में टकलिया जगन की स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से सोलापुर क्षेत्र नहीं छोड़ पाएगा। भले ही वह पहले ही देशमुख परिवार में शामिल हो चुका था, लेकिन उसका मानना था कि देशमुख परिवार उसकी खातिर पूरे सोलापुर से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित होने पर जो उसका मुकाबला नहीं था, रणवीर के पास गुस्से से उबलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार जब मैं देशमुख परिवार में अपने पैर जमा लूंगा तो मैं इस थप्पड़ के अपमान का बदला 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। रणवीर ने टकलिया जगन को गुस्से से घूरा, मन ही मन कसम खाए, मुझे उस नज़र से फिर से देखने की कोशिश की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी किसी से शराब के लिए तुम्हारी आंखें नहीं निकलवा लूंगा? टकलिया जगन दहाड़ा। वह अब वास्तव में बहुत गुस्से में था। आखिरकार इस बेवकूफ़ ने वास्तव में कहा कि मैं गुरु देवांश के ठीक सामने देशमुख परिवार का सदस्य था। अब गुरु देवांश मुझे कैसे देखेंगे? क्या तुम बस मेरी बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? यदि गुरु देवांश ने उसे निर्देश नहीं दिया होता कि वह ऐसा कुछ न करे जिससे उनकी पहचान उजागर हो, तो उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रणवीर को बहुत पहले ही मार डाला होता। जगन, याद रखना जो तुमने अभी कहा, तुम्हें जल्द ही उन शब्दों के लिए जीवन भर पछताना पड़ेगा। रणवीर ने बोलना समाप्त किया और वह ईशा की ओर चल पड़ा। उसने केवल कुछ कदम ही उठाए थे जब उसने अपने पीछे से टकलिया जगन का 2 शब्दों का ताना सुना, साला चुतिया। ये सुनकर रणवीर के कदम तुरंत रुक गए। जब उसने गहरी सांस ली तभी वह अपने गुस्से को जबरदस्ती दबा पाया, फिर आगे बढ़ा। ईशा देशमुख उसका आखिरी सहारा थी। उसे विश्वास था कि ईशा निश्चित रूप से ऐसे सबूत पेश करेगी जो टकलिया जगन को आश्वस्त कर देंगे, और वह बस थोड़ी सी आग में घी डालकर ईशा को टकलिया जगन से नफरत करने पर मजबूर कर सकता था। ईशा के तेज और निर्णायक तरीकों से भले ही टकलिया जगन न मरे, उसकी कम से कम एक परत तो उतर ही जाएगी। जैसे ही रणवीर ईशा की ओर बढ़ा, टकलिया जगन पहले ही देवांश के सामने आ चुका था। फिर सबकी नज़रों के सामने उसने बेहद विनम्र भाव से देवांश का अभिवादन किया। मिस्टर देवांश, क्या कल रात आपको आराम से नींद आई? क्या कुछ ऐसा है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है? ये जानने के बाद कि देवांश अच्छी तरह सोया और सुधारने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। अगर इस पूर्वज को यहाँ कोई शिकायत होती तो उसकी छोटी सी जान निश्चित रूप से नहीं बचती। दूसरी तरफ रणवीर पहले ही ईशा के साथ भीड़ के सामने पहुंच चुका था। सीनियर सिस्टर, अभी उस टकलिया जगन ने कहा कि देशमुख परिवार कुछ भी नहीं था। वह देशमुख परिवार के प्रति ऐसा अनादर दिखाता है, इतना अपमानजनक बोलता है। उसके इरादे वास्तव में नीच हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे बागी गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, रणवीर ने बड़ा चढ़ाकर कहा। बोलने के बाद रणवीर ने टकलिया जगन को एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी नज़र जैसे कह रही थी, इस यंग मास्टर को नाराज करने की जरूरत, भले ही तुम्हारे पास 9 जिंदगियां होती तो भी मरने के लिए काफी नहीं होती। लेकिन टकलिया जगन ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, यहाँ तक कि थोड़ा हैरान भी हुआ। मैं देशमुख परिवार का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे गद्दार कहते हो। मैं किस तरह का गद्दार हूँ? हालांकि ईशा देशमुख के बारे में जबकि टकलिया जगन को कुछ शंकाएं थीं, लेकिन ये खौफ के स्तर तक नहीं था। अगर वह वास्तव में लड़ना चाहती तो वह बिल्कुल पीछे नहीं हटता। हालांकि रणवीर का उकसावे वाला भाषण सुनने के बाद ईशा टकलिया जगन पर नहीं भड़की और यहाँ तक कि पूरे दिल से सहमत होकर कहा, देशमुख परिवार वास्तव में कुछ भी नहीं है, मास्टर जगन गलत नहीं थे। रणवीर, ईशा के बगल में कशिश खन्ना, कबीर सेठी, नताशा और अन्य सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। रणवीर भी कई सेकंड तक जमा रहा, इससे पहले कि उसके विचार फिर से शुरू हुए। सीनियर सिस्टर, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? ये सुनकर ईशा ने तुरंत रणवीर को घूरा, जिससे वह डरकर सन रह गया। उसे उबरने में कई सेकंड लगे। इस समय ईशा पहले ही सीधे देवांश के सामने चलकर आ चुकी थी। फिर सभी की नजरों के सामने 90 डिग्री तक झुकी। उसकी आवाज बेहद विनम्र थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर देवांश। अध्याय 275, तुम्हें मारना भी मेरे हाथों को गंदा करना होगा। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। कबीर सेठी, मिस्टर देवांश। यश, गुड मॉर्निंग। आर्यन, अभी भी झुककर सलाम। कशिश खन्ना, ये टकलिया जगन, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कुणाल शाह, किस्मत का पलटना इसी को कहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये नज़ारा देखने के बाद लगभग हर किसी की सांसें अटक गईं, सिवाय रणवीर और नताशा के, जो चुप रहे।
वे बस मुंह खोले और आंखें फाड़े वहां खड़े रहे, अपने सामने सब कुछ घूरते हुए। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। ईशा कल रात इतने लंबे समय तक बाहर थी। क्या वो शख्स वो जादूगर नहीं था जिसने सोलापुर के ड्रैगन हेड से निपटा था? और लौटने पर ईशा के हाव भाव से साफ था कि उसे कुछ अच्छा हासिल हुआ है, वरना वह इतनी खिली खिली नहीं होती, जैसे कि वह कई साल छोटी हो गई हो। ये सभी संकेत बता रहे थे कि सोलापुर अब तक देशमुख परिवार का हो जाना चाहिए था। तो तार्किक रूप से आज देवांश को निश्चित रूप से मरना चाहिए था। लेकिन क्यों? रणवीर को लगा जैसे उसकी सांसें रुकने वाली हैं। इतना बड़ा झटका एक साथ बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और नताशा अपने सामने के नज़ारे को देखते हुए सदमे, डर और पछतावे का एक जटिल मिश्रण दिखा रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत आदमी पर दांव लगा दिया? नताशा का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। न जाने कितने समय बाद रणवीर आखिरकार अपनी बेहोशी से बाहर निकला और एक अविश्वास भरी नज़र के साथ कहा, सीनियर सिस्टर, आप ऐसा कैसे? वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था। क्या देशमुख परिवार और नदी के उत्तर वाले कट्टर दुश्मन नहीं थे? वे रातों रात एक दूसरे के प्रति इतने विनम्र कैसे हो सकते थे? नहीं, विनम्र नहीं। ईशा साफ तौर पर देवांश के सामने दबी हुई थी। लेकिन ये कैसे संभव था? रिया कपूर चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह दक्षिण के देशमुख परिवार के किसी व्यक्ति को दबा नहीं सकती थी। ईशा को देवांश के सामने झुकने पर मजबूर करना तो दूर की बात है, यहाँ जरूर कुछ और ही माजरा है। यह महसूस करने के बाद अचानक रणवीर के दिमाग में एक साहसी विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा को देवांश की मर्दानगी ने जीत लिया हो? कल ईशा के खिले हुए रूप को याद करते हुए ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी तृप्त किया गया हो। साथ ही वह इतने लंबे समय तक बाहर थी। ये दर्शाता है कि देवांश उस मामले में काफी टिकाऊ था, जिससे किसी महिला को जीतना और भी आसान हो जाएगा। यही बात होनी चाहिए, वरना रिया कपूर उसके जैसे कुली को अपने पास क्यों रखती? उसने जरूर उस क्षेत्र में उसकी असाधारण क्षमताओं को भी महत्व दिया होगा। रणवीर जितना विश्लेषण करता उतना ही उसे लगता कि उसका अनुमान सही था। कल रात ईशा पर देवांश के बेतहाशा सवार होने के ख्याल ने रणवीर की आंखों में जलन से खून उतार दिया। अगर ईशा ने मुझे एक मौका दिया होता तो मेरा प्रदर्शन निश्चित रूप से देवांश से बुरा नहीं होता। मुख्य बात यह है कि ईशा ने अभी तक मुझे आजमाया नहीं है, तो वह कैसे सुनिश्चित हो सकती है कि देवांश काफी मजबूत है? क्या हैंडसम होना वाकई किसी को कुछ भी करने की अनुमति दे सकता है? लेकिन जल्द ही रणवीर को कारण मिल गया, रिया कपूर। चूंकि रिया कपूर देवांश को रखने के लिए तैयार थी, इसका मतलब था कि उसने व्यक्तिगत रूप से देवांश का निरीक्षण किया होगा और केवल ये पुष्टि करने के बाद कि साइज उपयुक्त था, वह उसे लंबे समय तक रखने के लिए तैयार थी। इसलिए इसके आधार पर दूसरे पूरी तरह से अनुमान लगा सकते थे कि देवांश की पूंजी वास्तव में कितनी मोटी थी और ईशा स्वाभाविक रूप से ये जानती होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि देवांश इतने आत्मविश्वास से बाहर आने की हिम्मत कर पाया। पता चला कि उसने पहले ही ईशा को फंसा लिया था। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, इतना पछता रहा था कि उसकी आंतें ऐंठ रही थीं। अगर मुझे पता होता कि ईशा इतनी प्यासी है तो मुझे कल रात उसका पीछा करना चाहिए था और वहीं समुद्र तट पर उसका ख्याल रखना चाहिए था। उस तरह ये देवांश नहीं बल्कि ये यंग मास्टर होता जिसके सामने ईशा अभी झुक रही होती। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसके नाखून उसके मांस में गड़ गए, खून की बूंदें निकल आईं, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। देवांश ने बार बार उसकी योजनाओं को बर्बाद किया था। वह चाहता था कि वह देवांश को 1000 टुकड़ों में फाड़ दे, लेकिन उस आदमी ने अब ईशा को फंसा लिया था, इसलिए उसे फिर से छूने की कोशिश करना दिन में सपने देखने से अलग नहीं था। हम देखते हैं तुम्हारी वह चीज कब तक खड़ी रह सकती है। ईशा अंततः तुमसे थक जाएगी और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा कुत्ते का सिर लूंगा। लाचार होकर रणवीर केवल अपने दिल में चुपचाप खुद को तसल्ली दे सकता था। उसके बगल में नताशा का शरीर पहले ही थोड़ा कांपना शुरू हो गया था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस निकम्मे को कुणाल ने जान की बाजी लगाकर बचाया था, उसे रातों रात ईशा द्वारा इतना सम्मान दिया जाएगा। अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मैं कुणाल से कभी ब्रेकअप नहीं करती। लेकिन कुणाल के मेरे प्रति गहरे प्यार को देखते हुए मेरा मानना है कि अगर मैं सुलह के लिए कहूँ तो भले ही उसके पास 100 जिगर हो, वह मना नहीं करेगा, है ना? ये सोचकर नताशा ने कुछ आत्मविश्वास हासिल किया और यहाँ तक कि कुणाल को देखने का उसका नजरिया भी पहले से बदल गया। भीड़ के बीच ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हालांकि जटिल लग रहे थे, वास्तव में एक पल में हुए। और हर किसी के बीच अपने सामने की वास्तविकता को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति टेकलिया जगन था। इस समय उसका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा था और वह अपने मन में सोचने से नहीं रोक सका। जैसा कि गुरु देवांश से उम्मीद थी, वे दक्षिण के देशमुख परिवार के किसी व्यक्ति को भी अपने वश में कर सकते हैं।
मुझे आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में और कौन मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। ईशा के अभिवादन के जवाब में देवांश ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, इसे अभिवादन मानते हुए। वह जानता था कि यह ईशा उसके सामने सभी को एक बयान दे रही थी, ये दिखाते हुए कि वह ईशा देशमुख उसकी तरफ है। साथ ही वह रणवीर और उसके छोटे भाइयों और बहनों को अपनी नज़रें तेज रखने और उसे नाराज न करने की चेतावनी दे रही थी, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मिस्टर देवांश, क्या आप नाश्ते के लिए कुछ खास पसंद करेंगे? मैं किसी से प्राइवेट रूम बुक करवा दूंगी, ईशा ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। देवांश ने फिर से हाथ हिलाया, फिर रणवीर और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैंने सुना है कि आपने उनके साथ सहयोग पर चर्चा की है। ये सुनकर रणवीर और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत जम गए। वही हुआ जिस चीज़ से वे सबसे ज़्यादा डरते थे, वह आ गई। हालांकि चाहे वे कितनी भी चिंता क्यों न करें, वे ईशा की इच्छा को नहीं बदल सकते थे। ईशा ने पहले सिर हिलाया, फिर पूछा, जी ये सही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस्टर देवांश का क्या इरादा है? उन सभी को रद्द कर दो, देवांश ने संक्षेप में कहा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ईशा ने आज्ञाकारी रूप से कहा। उसका पिछला अहंकार पूरी तरह से गायब था, इसके बजाय वह एक छोटी विनम्र महिला जैसी लग रही थी। हर कोई यह नज़ारा देखकर दंग रह गया। देवांश ने एक ही शब्द के साथ उनके परिवारों की अपार आर्थिक जीवन रेखाओं को काट दिया। देवांश, तुम अपने आप को समझते क्या हो? रद्द कहने वाले और उसे रद्द करवाने वाले। यश गुस्से से आग बबूला था। वे पूरे एक जिले के मार्शल आर्ट्स हॉल के संसाधन थे, जो सालाना करोड़ों का शुद्ध लाभ देते थे, और वे देवांश के साधारण 5 शब्दों से नष्ट हो गए। स्वभाव से आवेगी होने के कारण वह इस अपमान को कैसे निगल सकता था? उसने तुरंत देवांश की ओर उंगली उठाई और गुस्से में गालियां दीं। कबीर सेठी और अन्य लोगों के दिल भी खून के आंसू रो रहे थे। एक जिले के भूमिगत कैसीनो आसानी से साल में अरबों कमा सकते थे, लेकिन अब सब चला गया। और तुम अपने आप को क्या समझते हो, यश? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, ईशा देशमुख, मुंबई के क्षेत्र से तुम्हारे बलदेव व्यायामशाला को गायब नहीं करवा सकती? ईशा, जो अभी देवांश के सामने विनम्र थी, तुरंत ठंडे चेहरे वाली हो गई और कड़क आवाज में बोली। उसके दबंग शब्दों ने यश की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी और वह सहज रूप से पूरा काम गया। ये केवल इसी पल था कि वे आखिरकार समझ पाए, ईशा देशमुख अभी भी पहले जैसी ही अहंकारी ईशा थी, उसकी विनम्रता केवल देवांश के लिए आरक्षित थी। कुणाल इस बात को समझकर चुपके से राहत की सांस ली, फिर अपने सामने वाले समूह का उपहास किया। तुमने पूरी सुबह पहरा देते हुए कड़ी मेहनत की, लेकिन शो दिखाने के बजाय तुम दोनों को हमारे हाथों थप्पड़ पड़ा। अच्छा लग रहा है तुम? यश गाली देने ही वाला था, लेकिन उसके सीने में दर्द हुआ और उसने ताज़ा खून की उल्टी कर दी। वह वास्तव में कुणाल से इतना क्रोधित था कि उसने खून की उल्टी कर दी। कुणाल ने हालांकि अपनी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, इसके बजाय उसकी नज़र तीखी और ठंडक से भरी थी। उसने फिर भीड़ का जायजा लिया, अंततः नताशा के चेहरे पर रुका और एक ठंडी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। ये देखकर नताशा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। कुणाल की नज़रों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। इस बीच देवांश सीधे रणवीर के सामने चला गया, उसका चेहरा थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे साथ खेल खेलोगे? क्या तुम योग्य भी हो? मुझे तो तुम्हें मारना भी अपने हाथों को गंदा करना लगेगा। इसके अलावा रणवीर जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे न मारना उसे मारने से ज्यादा क्रूर था। आखिरकार वह रोज मानसिक तड़प सहेगा, एक ऐसा एहसास जो बस मौत से बदतर था। अध्याय 276। शायद विशाल पर्वतों को देखने के बाद ही मुझे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ है। देवांश ठाकुर के बात खत्म करने के बाद टकलिया जगन ने उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम करवाया। फिर देवांश कुणाल शाह के साथ पार्किंग लॉट की ओर चल दिया। पिछली गाड़ी दीपक ने तोड़ दी थी और चूंकि वह किराए की थी, तो अब उस पचड़े से टकलिया जगन को ही निपटना था। हालांकि निपटना उसके लिए बस एक फ़ोन कॉल का काम था। यहाँ 10,000 फैथम सी में देवांश के रुख को देखते हुए न तो टकलिया जगन और न ही ईशा देशमुख रणवीर गिल और उसके गिरोह के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले थे। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि रणवीर गिल अपनी बाकी की जिंदगी देवांश के साए में मौत की भीख मांगते हुए बिताएगा। जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो शायद एक दिन वह खुद अपनी जान ले लेगा और अपने दर्दनाक वजूद पर एक भयानक पूर्ण विराम लगा देगा। जब रणवीर गिल ने देवांश के वो 2 वाक्य सुने, तो उसे लगा जैसे उसका खुला अपमान किया गया हो, ठीक वैसे ही जैसे इंद्रलोक हॉल में देवांश ने बस इतना ही कहकर उसे जलील किया था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से जल रहा था। वह ये भी जानता था कि देवांश ने उसे इसलिए नहीं मारा ताकि वह दिन रात तड़पे और मौत की दुआ मांगे। इसलिए थोड़ी देर की मायूसी के बाद उसने देवांश की जाती हुई पीठ को देखा और खुद को संभाला। एक बार मेरा चयन गरुड़ कमांडो फोर्स में हो जाने दो, फिर देखता हूँ तुम इस छोटे नवाब से ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे करते हो।
तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने आज मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, और आज तुमने जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टकलिया जगन और ईशा देशमुख के साथ वे दोनों जल्दी ही पार्किंग लॉट पहुंच गए। टकलिया जगन ने उनके लिए एक लैंड रोवर रेंज रोवर का इंतजाम किया था जो काफी रुआबदार और स्पेशियस थी। उसने ये भी कहा कि वे इसे जहां चाहें ले जा सकते हैं, वापस करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठकर निकलने वाले थे, उन्हें पीछे से नताशा की आवाज सुनाई दी, कुणाल। कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा। नताशा को देखते ही उसका चेहरा घृणा से भर गया। दूसरी ओर देवांश सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गया और कुणाल को खुद इससे निपटने के लिए छोड़ दिया। अगर कुणाल अभी भी ऐसी औरत के पास वापस जाने को तैयार था तो उसकी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। टकलिया जगन और ईशा देशमुख ने देखा कि देवांश ने कोई राय जाहिर नहीं की, इसलिए उन्होंने भी अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी नजरें नीची कर लीं, जैसे उन्होंने कुछ देखा या सुना ही न हो। कुणाल ने बस नताशा पर एक नजर डाली, फिर मुड़ा और गाड़ी में बैठने लगा। उसके पास वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये देखकर नताशा तुरंत घबरा गई। वह भागते हुए लैंड रोवर के पास आई, ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खींचकर खोला और कुणाल का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, डार्लिंग, मुझ पर भूत सवार था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर कुणाल ने नताशा को झटक दिया, फिर अपनी आंखें सिकोड़कर उस औरत को देखा जिससे वह कभी बेइंतहा प्यार करता था, और तंज कसते हुए बोला, नताशा, मुझे तुमसे घिन आती है। इतना कहकर कुणाल दरवाजा बंद करके निकलने ही वाला था कि नताशा ने पागलों की तरह दरवाजा पकड़ लिया। कुणाल, कुणाल, मैं गलत थी, वाकई गलत थी, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मैं तुम्हें बेटा दूंगी, मैं घर पर रहकर एक अच्छी बीवी और माँ बनूंगी, कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगी, ठीक है? कुणाल ने नताशा को देखा और मुंह से फूट पड़ा, दफा हो जा। इसके साथ ही उसने नताशा के पेट पर एक लात जमाई, गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया, फिर खिड़की नीचे करके गुस्से में चिल्लाया, पहले तुमने मेरे भाई को नजरअंदाज किया, अब मेरा भाई तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। तुमने मेरे भाई की ताकत देख ली है। अगर तुमने मुझे फिर परेशान करने की जुर्रत की तो मैं अपने भाई से कहकर तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद कुणाल ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और गाड़ी को हवा से बातें करते हुए दूर ले गया। देवांश के जाने के बाद ईशा देशमुख ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली, फिर शिकायती नजरों से टकलिया जगन की ओर देखते हुए बोली, जगन सेठ, आपको उनकी पहचान पता थी, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, आपने वाकई मुझे मुसीबत में डाल दिया था। ये सुनकर टकलिया जगन मुस्कुराया। उसने यह नहीं बताया कि देवांश ने ही उसे अपनी पहचान उजागर करने से मना किया था। आखिरकार यह मामला गुरु देवांश का था और वह इसमें जरा सी भी लापरवाही बरतने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसके अलावा देशमुख परिवार के लोग आखिर देशमुख ही थे, हो सके तो उनसे ज्यादा नजदीकी न बढ़ाना ही बेहतर था। ईशा को शायद टकलिया जगन की चिंता का एहसास हो गया, इसलिए वह मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, गुरु देवांश के तरीकों को देखते हुए अगर मैं वाकई वफादार न होती तो क्या वह मुझे जिंदा छोड़ते? टकलिया जगन ने ये सुना और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि बात तो सही है। क्या उस समय भैरव सिंह को देवांश ने एक ही वार में नहीं मार डाला था? तो क्या अब तुम नॉर्थ मुंबई की हो गई हो? टकलिया जगन पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन अंदर से वह सदमे में था। धत तेरे की, देशमुख परिवार के लोग भी गुरु देवांश के मुरीद हो गए, ये कैसी बात है? देशमुख परिवार का विलय अब बस कुछ ही दिनों की बात है। तब तक गुरु देवांश सचमुच मुंबई के नंबर 1 व्यक्ति बन जाएंगे और लहरों के साथ उसका अपना ओहदा भी निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। सिर्फ इस मंजर का ख्याल ही रोमांचक था। नहीं, ईशा देशमुख ने सिर हिलाया, फिर खिलखिलाकर मुस्कुराए। सही मायने में कहूँ तो मैं गुरु देवांश की खास हूँ। उन्होंने उसमें नीलकमल अग्नि स्थापित की थी और उसका पूरा वजूद केवल उनके लिए समर्पित हो सकता था, तो वह उनकी खास कैसे नहीं होती? लेकिन ये शब्द टकलिया जगन के कानों में किसी और अर्थ के साथ गिरे। ओह अच्छा, समझ गया, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। ईशा, वह जानती थी कि इस बूढ़े ठरकी ने जरूर गलत समझा होगा। हालांकि उसने ज्यादा सफाई नहीं दी, आखिर ऐसी गलतफहमी इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। फिर दोनों बीच पर लौट आए। कबीर सेठी और अन्य लोग, जो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे, तुरंत आगे आए और ईशा से पूछने लगे कि क्या वह वाकई अब उनके साथ सहयोग नहीं करेंगी। मैंने अपनी बात पहले ही साफ कर दी थी, सब कुछ देवांश की मर्जी के मुताबिक होगा, ईशा ने संक्षेप में कहा। लेकिन सीनियर सिस्टर, आपने पहले। कबीर सेठी हार मानने को तैयार नहीं था और अभी भी थोड़ा संघर्ष करने को तैयार था। वह पूरे एक प्रांत के अंडरग्राउंड कैसीनो का मामला था। मुझे वो मत बुलाओ, हम अलग अलग स्कूलों से हैं, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर नहीं हूँ। ईशा ने सीधे कबीर की बात काट दी, फिर सबकी हताश नजरों के बीच कशिश खन्ना के पास गई।
निकनेम, मैं पहले गलत थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कशिश अभी पिछले झटके से उभरी भी नहीं थी और अब ईशा की माफ़ी सुनकर वह और भी हक्की बक्की रह गई। मैं कैसे कहूँ, तुम रातों रात इतना कैसे बदल गईं? कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशा उसकी बातों पर एक दिलकश मुस्कान के साथ हंसी, फिर पार्किंग लॉट की ओर देखते हुए गहराई से बोली, शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक विशाल पर्वत को देख लिया है और अब मैं अपनी खुद की तुच्छता जान गई हूँ। सब लोग। कशिश के चेहरे पर पहले से भी ज्यादा उलझन देखकर ईशा खुलकर मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मैं पहले गलत थी और अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें या नॉर्थ मुंबई को नुकसान पहुंचे। कशिश ने कुछ अविश्वास के साथ ईशा को देखा और काफी देर बाद वह धीरे से बोली, तुम बहुत शातिर हो, मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। ये सुनकर ईशा एक कड़वी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देवांश के सामने मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, मैं एक भी झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कशिश जम गई, तो तुम मेरे परिवार को हड़पने का इरादा छोड़ने को तैयार हो, वो भी सिर्फ उसकी वजह से? वरना क्या, मेरी नन्ही पूर्वज? ईशा हंसे बिना नहीं रह सकी। वहां मौजूद सभी लोगों ने ये सुना और वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए। और ईशा की शानदार काया ने भी सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह घूम गया था। दूर खड़ी नताशा बीच पर सब कुछ देख रही थी, झुंझलाहट, पछतावे, दर्द और निराशा से भरी हुई। उसकी दुनिया घूम रही थी। गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद देवांश ने अचानक पूछा, अगर वह भविष्य में तुम्हें वाकई परेशान करती है तो क्या तुम सचमुच उसके पूरे परिवार को मिटा दोगे? ये तो बस एक धमकी थी। तुम इतने ताकतवर हो, अगर उसके पास 100 गुना भी जिगर होता तो भी वह मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही वह आए, उसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर उसका जीना मरने से ज्यादा दर्दनाक होगा। ये सुनकर देवांश ने हाथ बढ़ाया, खुली हथेलियों का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम्हारा नजरिया वाकई खुल गया है। दफा हो, साले बुड्ढे, मेरा नजरिया कब खुला नहीं था? कुणाल हंसते हुए गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन गाली देने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि देवांश की पहचान अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसलिए उसने अपनी हंसी रोकी और गंभीरता से पूछा, देवांश, तुमने ये सब आखिर किया कैसे? ईशा देशमुख का रवैया तुम्हारे प्रति रातों रात 180 डिग्री कैसे बदल गया? क्योंकि कल रात मैं उसके साथ आए सभी गुर्गों से निपट लिया था, देवांश ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनकर कुणाल ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई, साले, क्या तू फेंकना बंद नहीं कर सकता? अगर तू इतना ही ताकतवर है तो तू आसमान में क्यों नहीं उड़ जाता? कुणाल के विश्वास न करने की वजह यह थी कि वह देवांश का मिडिल स्कूल का क्लासमेट था और जानता था कि देवांश की औकात क्या है। थोड़ा ताकतवर होने के अलावा उसने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। इसके अलावा ईशा देशमुख जैसी हस्ती के बॉडीगार्ड्स के पास पक्का बंदूकें होंगी। उन सब से निपटने की बात तो छोड़ो, वह शायद उनके कपड़ों का कोना छूने से पहले ही गोलियों से भून दिया जाता। क्या देवांश वाकई इतना जबरदस्त हो सकता है कि गोलियों से भी बच निकले? अगर वह सचमुच इतना अद्भुत होता तो उसने हाई स्कूल के 3 साल उसके साथ ट्यूशन फीस बचाने के लिए ईंटें ढोने में नहीं बिताए होते, न ही उसने सिया को पिछले कुछ सालों में इतना कष्ट सहने दिया होता। आसमान में उड़ना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जल्द ही होगा, देवांश ने गंभीरता से कहा। उड़ने के लिए कम से कम महादक्ष स्तर में होना जरूरी है। वह अभी दक्ष स्तर के 7वें चरण पर था। महादक्ष स्तर में प्रवेश करने से बस कुछ ही छोटे स्तर दूर और फिर वह स्वाभाविक रूप से आसमान में उड़ सकेगा। अरे वाह, तू तो सचमुच हवा में उड़ रहा है ना? कुणाल के मुंह से एक देसी गाली निकली और उसने आदतन देवांश को लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसका घुटना गाड़ी की बॉडी से टकराया। तब उसे एहसास हुआ कि जिस गाड़ी को वह चला रहा है उसमें उसका पैर ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये सुनकर देवांश तुरंत नाराज हो गया। तुम पूछते हो, लेकिन जब मैं बताता हूँ तो तुम विश्वास नहीं करते। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अबे साले, तू मुझसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं तुझ पर विश्वास करूँ? कुणाल और भी नाराज हो गया। तू मुझे ये बता रहा है कि कल रात तूने अकेले ईशा देशमुख के सभी हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिया? अरे वाह, मैंने इसे इतना छुपाया और फिर भी तुम्हें पता चल गया? देवांश ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा। कुणाल ने तुरंत अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लीं। गाड़ी में लंबी खामोशी छा गई और जैसे ही वे हाई स्पीड रेल स्टेशन पहुंचने वाले थे, कुणाल ने अचानक पूछा, मुझे सच सच बता, क्या तू कल रात विला से चुपके से निकला था और ईशा देशमुख के साथ सोया था? इस कारण के अलावा कुणाल वास्तव में कोई और बहाना नहीं सोच सकता था। ये सुनकर देवांश ने सीधे अपना सिर घुमाया और कुणाल को निराशा भरे भाव से देखते हुए कहा, तुम्हारी सोच देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा 2 करोड़ का निवेश पानी में चला गया। बस बताना, ये सच है या नहीं?
कुणाल ने जोर दिया, जैसे उसे डर था कि देवांश उस पर विश्वास नहीं करेगा, और जारी रखा, चिंता मत कर, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सिया को इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, देवांश ने हंसते हुए गाली दी, लेकिन अंत में उसने अभी भी गुरु देवांश के रूप में अपनी पहचान उजागर नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह बताना नहीं चाहता था, बल्कि यह कि बताने का कोई फायदा नहीं होता। कुणाल उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। जब तक कि वह उसे अभी कोई चमत्कार न दिखा दे, 1000 शब्द भी खाली होंगे। देवांश कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह बस चुप रहा। लैंड रोवर जल्दी ही हाई स्पीड रेल स्टेशन पहुंच गई। देवांश ने ईशा देशमुख के मामले के बारे में ज्यादा नहीं समझाया, बल्कि कुणाल को निर्देश दिया कि वह भविष्य के व्यावसायिक मामलों के लिए ईशा की मदद ले सकता है। फिर मुड़ा और स्टेशन में प्रवेश कर गया। ईशान देशमुख, जो अंधेरे में छिपकर शाप दे रहा था, उससे निपटा जा चुका था। अब वह आखिरकार शांत होकर साधना कर सकता था। उसके सामने सबसे जरूरी काम दक्ष स्तर के 8वें चरण को तोड़ना था। हालांकि जैसे ही वह पूरी तरह से साधना में लीन हुआ, पीहू के साथ एक हादसा हो गया। अध्याय 277, आपकी बेटी ने उनके बेटे को मारा। सियांश हॉस्पिटल के निदान के बाद से सिया डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए पीहू की इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। पीहू की इच्छा बहुत सरल थी। वह उम्मीद करती थी कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा सके। इसलिए पिछले कुछ समय से सिया अलग अलग स्कूलों के चक्कर काट रही थी, इस उम्मीद में कि कोई पीहू को स्वीकार कर ले। पीहू की उम्र दाखिले की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति नहीं। इसलिए पहले जब सिया काम पर जाती थी तो वह पीहू को केवल घर पर छोड़ सकती थी, वह उसे स्कूल या डेकेयर नहीं भेज सकती थी। अब भी वही हाल था। सिया ने कम्युनिटी के आसपास कई स्कूलों में पूछा। पहले तो प्रिंसिपल और टीचर्स पीहू को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पीहू को लाइलाज बीमारी है, तो उन सब ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। भले ही पीहू की मानसिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, और सिया ने कितनी भी गारंटी क्यों न दी हो कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वह स्कूल को कभी परेशान नहीं करेगी, प्रिंसिपल और टीचर्स ने बस सिर हिलाया और मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे दाखिला नहीं दे सकते। 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद पीहू भी जान गई थी कि उसकी मौजूदा हालत की वजह से स्कूल में दाखिला नामुमकिन है। इसलिए उसने बहुत ही आज्ञाकारी होकर सिया से कहा, माँ, मुझे अब स्कूल नहीं जाना, मैं घर पर ही खेलूंगी। पीहू को इतना समझदार और संजीदा देखकर सिया अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह जानती थी कि पीहू को उसके लिए बुरा लग रहा होगा, इसीलिए उसने ये बातें कहीं। इसलिए अगले कुछ दिनों में सिया पीहू को साथ नहीं ले गई, बल्कि खुद ही स्कूल खोजने निकल पड़ी। हालांकि पहले जब वह पीहू को साथ लाती थी तो बेहतर था। टीचर्स पीहू को देखकर सिया से बात करने के लिए ज्यादा तैयार रहते थे। अब पीहू की हेल्थ रिपोर्ट्स देखने के बाद वे बात करने को भी तैयार नहीं थे और सीधे मना कर देते थे। सिया हिम्मत हारने ही वाली थी कि जिस स्कूल में वह पहले गई थी, वहां से अचानक संपर्क किया गया, ये कहते हुए कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने पीहू की इच्छा पूरी करने में मदद करने का फैसला किया है। लेकिन शर्त यह थी कि उसे पीहू की बीमारी छुपानी होगी और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देना होगा, खासकर दूसरे बच्चों के माता पिता को, वरना वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीहू को भी मुंह नहीं खोलना था, वरना अगर बात फैल गई तो उन्हें पीहू को तुरंत निकालना पड़ेगा। कॉल पाकर सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह माँ बेटी की जोड़ी से कुछ मांगना नहीं था, ये पूरी तरह से उनकी भलाई के बारे में सोचना था। आखिरकार भले ही टीचर्स ने विशेष रूप से नहीं कहा होता, सिया पीहू को उसके कैंसर के बारे में बात नहीं करने देती, क्योंकि अलग होना बच्चों को सबसे ज्यादा अलग थलग और मजाक का पात्र बना देता है। इसलिए टीचर्स की मांगे पूरी तरह से पीहू के आत्मसम्मान की रक्षा करने के बारे में थीं। लेकिन अपनी खुशी के बीच सिया थोड़ी हैरान भी थी। इस स्कूल ने उन्हें पहले साफ मना कर दिया था, तो एक हफ्ते बाद वे क्यों मान गए? क्या कपूर परिवार ने देवांश की इज्जत की खातिर चुपचाप इस मामले को सुलझाने में उसकी मदद की? सिया खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाए, और जैसे ही उसे ख्याल आया कि देवांश अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा है और बुरे काम कर रहा है, सिया दुख और गुस्से से भर गई। उसे यहाँ तक लगा कि पीहू को कैंसर शायद इसलिए हुआ क्योंकि देवांश ने बहुत सारे अनैतिक काम किए थे और ऊपर वाले ने उन्हें सजा देने के लिए पीहू को बीमार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ऊपर वाला शायद इस वजह से उस निर्दयी इंसान को सजा नहीं दे रहा था। पीहू की इस हालत के बावजूद वह शख्स अभी भी अच्छे कर्म नहीं कर रहा था और अभी भी वही बुरे काम कर रहा था, और सारे कड़वे परिणाम सिर्फ उन माँ बेटी को ही भुगतने पड़ रहे थे। इसलिए जब सिया को इसके पीछे का खेल समझ आया तो वह स्कूल के इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए वापस कॉल करने ही वाली थी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर पीहू को पता चला कि वह स्कूल जा सकती है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। इसलिए उसने मना करने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया और इसके बजाय पीहू को खुशखबरी सुनाई। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक खबर जानने के बाद पीहू, जिसने पहले साफ कहा था कि उसे स्कूल नहीं जाना, खुशी से विशाल लिविंग रूम में तितली की तरह नाचने लगी। माँ, आप कमाल हो,
मैं स्कूल जा सकती हूँ। पीहू चहक रही थी, बिल्कुल एक खुश मैना की तरह। पीहू का मुस्कुराता चेहरा देखने के बाद सिया के दिल की छोटी सी कसक तुरंत गायब हो गई। पीहू को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए सिया ने विशेष रूप से एक सूची बनाई और फिर हर एक चीज़ को टिक किया। एक छोटा बैग, किताबें और स्टेशनरी का सामान खरीदना। पीहू को सिखाना कि अपनी बीमारी के बारे में बात न करे, वरना कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलेगा। इसके अलावा उसके पिता ने उसके अंदर जो भी डर बैठाया था उसे बाहर फेंकना होगा। ... ये सब हो जाने के बाद, साथ ही स्कूल खोजने में बिताए गए एक हफ्ते से अधिक समय के बाद पीहू की स्कूल जाने की इच्छा वास्तव में 10 दिन बाद पूरी हुई। चूंकि वह एक अस्थायी छात्र थी, पीहू को एक ट्रांसफर स्टूडेंट माना गया। सिया शुरू में चिंतित थी कि पीहू को दूसरे बच्चों द्वारा अलग थलग कर दिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से स्कूल के बच्चों में अभी तक ट्रांसफर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने पीहू का बिना किसी अजीब नज़र के स्वागत किया। ये देखकर सिया और टीचर्स दोनों ने राहत की सांस ली। सिया शुरू में अभी भी असहज थी और काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही। पीहू को समूह में जल्दी घुलते मिलते देखने के बाद ही वह मुड़ी और वहां से गई। दोपहर में सिया स्कूल के गेट पर आधा घंटा पहले ही इंतजार कर रही थी। जब पीहू खिलखिलाती हुई मुस्कान के साथ स्कूल से बाहर निकली तो सिया को लगा कि पिछले कुछ दिनों की उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। वापसी के रास्ते में पीहू अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए चल रही थी और स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसे एक रेडियो स्टेशन की तरह बिना रुके सुना रही थी। सिया ने धैर्यपूर्वक सुना, बीच बीच में एक दो शब्दों में जवाब देती रही। माँ और बेटी खुशी से सराबोर थीं। बस ऐसे ही 3 दिन जल्दी बीत गए। उस दिन जब पीहू स्कूल से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह पहले जैसी खुश नहीं थी। सिया को शुरू में चिंता हुई कि पीहू थक गई है और वह इतनी डर गई कि उसने पीहू को गले लगाया और सियांश हॉस्पिटल की ओर भागी। लेकिन पीहू की बात सुनने के बाद सिया ने काफ़ी राहत महसूस की। पता चला कि पीहू को शारीरिक परेशानी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक थी। दोपहर की नींद के बाद वह गार्डन में एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन एक छोटे लड़के ने उसे छीन लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गई। गनीमत थी कि गार्डन की जमीन थोड़ी नरम थी, इसलिए पीहू को गंभीर चोट नहीं आई। क्या तुम्हें चोट लगी? माँ को देखने दो जरा, सिया ने चिंता से पूछा। पीहू ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। सिया के ये पुष्टि करने के बाद कि पीहू घायल नहीं है, उसने फिर पूछा, क्या तुमने टीचर को बताया? पीहू ने सिर हिलाया, मैंने टीचर को बता दिया है और टीचर ने उस बच्चे को डांट भी दिया है। पीहू बहुत अच्छी है। सिया ने उसकी तारीफ की, फिर बोली, अगर भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा हो पीहू तो सहना मत। वो तुम्हें जैसे भी धक्का दे तुम उसे वापस धक्का देना। याद रहेगा, याद रहेगा। पीहू ने ऊपर देखा, एक गर्व भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। बस ऐसे ही और 3 दिन बीत गए। सिया के पीहू को स्कूल से लाने और रात का खाना खाने के ठीक बाद उसे क्लास टीचर हेमा वागले का फ़ोन आया। हेलो, क्या ये पीहू की माँ हैं? क्या आप अभी स्कूल आ सकती हैं? कुछ माता पिता विशेष रूप से आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि आपकी बेटी ने उनके बेटे को मारा है। अध्याय 278। माँ जल्दी चलो। स्टडी रूम में किताब पढ़ रही सिया पहले तो ये सुनकर चौंक गई, फिर जल्दी से पूछा, टीचर हेमा, क्या वो बच्चा ठीक है? हेमा वागले ने अपनी आवाज़ धीमी की, थोड़ी शिकायत करते हुए बोली, क्या गलत हो सकता है? बच्चा ही तो है, उसमें कितनी ताकत होगी? आप कोई चोट का निशान भी नहीं देख सकती। इतना कहने के बाद हेमा वागले की आवाज़ फिर धीमी हो गई, जैसे वे कुछ लोगों से छिप रही हो। और मैं उस समय वहीं थी। मैंने देखा कि पहल दूसरे पक्ष ने की थी। पीहू को कई बार धक्का दिया गया और तभी उसने एक बार वापस धक्का दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरा पक्ष उस धक्के को झेल नहीं पाया और सीधे ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। तो दूसरा पक्ष बेवजह तमाशा कर रहा है। सिया के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वह कोई झगड़ालू इंसान नहीं थी, लेकिन अगर यह मामला उसकी बेटी से जुड़ा था तो बात अलग थी। हेमा वागले ने कहा, वाकई दूसरा पक्ष ही है जो जिद पर अड़ा है, लेकिन वे अभी ऑफिस में हैं। कह रहे हैं कि अगर आप आकर माफ़ी नहीं मांगती तो वे किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। मिस सिया, क्या आप आ सकती हैं? हेमा टीचर की बात पूरी होने से पहले ही सिया को फ़ोन के दूसरी तरफ से एक दबी हुई धमक की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद एक तीखी आवाज़ आए, टीचर हेमा, आप गौतम वर्मा की क्लास टीचर हैं। वह पहले ही मार खाकर रो रहा है और आपको अभी भी यहाँ छिपकर फ़ोन करने की सूझी है। क्या आप बैकअप बुला रही हैं? मैं आपको बता दूं, आज आप चाहे जिसे बुला लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक उस कमीनी बच्ची के माता पिता खुद आकर मेरे बेटे से माफ़ी नहीं मांगते, वरना मैं आपके स्कूल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। कमीनी बच्ची शब्द सुनते ही सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन ये स्थिति पर भी निर्भर करता था। अगर तुमने उसकी बेटी को गाली देने की जुर्रत की तो वह भी तुम्हारे साथ मेज ठोकने का दम रखती थी। गौतम की मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है।
मैं पीहू की माँ से ही संपर्क कर रही हूँ, है ना? अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगी तो उन्हें आने के लिए कैसे कहूँगी? प्लीज़, क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतज़ार कर सकती हैं? हेमा वागले की आवाज़ आई, जो थोड़ी गुस्से में लग रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेबस। क्या वो उस कमीनी की माँ है? बहुत बढ़िया, मुझे फ़ोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ पहले उस कर्कश औरत की एक ठंडी फुकार सुनाई दी, उसके बाद छीना झपटी की आवाज़, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस औरत ने सीधे फ़ोन छीनने की कोशिश की थी। लेकिन हेमा टीचर का स्पष्ट रूप से देने का कोई इरादा नहीं था। वे लगातार अपने फ़ोन की रक्षा कर रही थी और उस औरत को बाहर इंतज़ार करने के लिए मना रही थी, ताकि वे पीहू की माँ से बात कर सकें। नतीजतन वह औरत सीधे अपने गले की पूरी ताकत लगाकर चिल्लाए, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुरंत स्कूल आओ और मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारी बेटी फिर कभी स्कूल नहीं आ पाएगी। मेरे पति। उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हेमा टीचर की आवाज़ फिर आई, पीहू की माँ, मैं अब फ़ोन रख रही हूँ। ठीक है टीचर हेमा, हम बस आ रहे हैं, सिया ने जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ फ़ोन पहले ही कट चुका था। साफ था कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। सिया इस मामले से अलग रहने का विकल्प चुन सकती थी। आखिरकार गौतम वर्मा ने पहल की थी, गलती दूसरे पक्ष की थी और पीहू पीड़ित थी। उसके लिए सिया का जवाबदेही न मांगना ही वर्मा परिवार पर एक बड़ा एहसान था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उल्टा उन पर ही चढ़ दौड़ेगा, और वो भी इतने ऊंचे सुर में, ऐसी स्थिति पैदा करते हुए जहां वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि सिया ने फिर भी स्कूल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने फ़ोन कॉल से दूसरे पक्ष की बदतमीजी सुन ली थी और यह भी सुना था कि टीचर हेमा चीज़ों को निष्पक्ष रूप से संभाल रही थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि टीचर हेमा उस दुष्ट औरत का अकेले सामना करें। यह न केवल टीचर हेमा के साथ अन्याय होगा, बल्कि सिया की अपनी अंतरात्मा के भी खिलाफ होगा। फ़ोन रखने के बाद सिया स्टडी रूम से बाहर निकली, पीहू की ओर देखा, जो उसके सामने बैठी अपना होमवर्क करने में मग्न थी, और पूछा, पीहू, क्या तुमने आज स्कूल में किसी क्लासमेट को धक्का दिया? हालांकि वह टीचर से कुछ स्थिति पहले ही जान चुकी थी, फिर भी वह पीहू से पूछना चाहती थी। वह पीहू के नज़रिए से पूरी घटना समझना चाहती थी। ये सुनते ही पीहू ने तुरंत ऊपर देखा और कुछ शिकायत भरे स्वर में बोली, माँ, मैंने लड़ाई नहीं की, वो मुझे धक्का देता रहा और मैंने बस वापस धक्का दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमज़ोर है, बस एक धक्के से ही गिर गया। पीहू की बातें मूल रूप से वही थीं जो टीचर हेमा ने कही थी, जिससे संकेत मिलता था कि यही सच्चाई थी। लेकिन सिया यही नहीं रुकी और फिर पूछा, माँ तुमसे एक बार और पूछेगी, क्या वाकई दूसरे ने पहले हाथ उठाया था? बच्चे झूठ नहीं बोलते। पीहू ने बहुत दृढ़ता से सिर हिलाया। पीहू ने झूठ नहीं बोला, वो मुझे धक्का देता रहा। जब मुझे याद आया कि माँ ने मुझे वापस धक्का देने के बारे में क्या बताया था, तो मैंने एक बार धक्का दिया और फिर वो रोने लगा। सिया पीहू के जवाब से बहुत संतुष्ट थी। उसने दोबारा इसलिए पूछा था क्योंकि उसे चिंता थी कि दूसरों द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद उसकी बेटी कहीं तथ्यों को बदल न दे। पीहू बहुत अच्छी है, सत्ता के आगे निडर, व्यवहारिक, सचमुच माँ की अच्छी बेटी, सिया ने कहा। फिर पीहू को गोद में उठाया और उसे चूम लिया। पीहू थोड़ी उलझन में थी। ये सब क्या था? वह तो बस सच बोल रही थी। ये सत्ता के आगे निडर होने तक कैसे पहुंच गया? वैसे भी सत्ता के आगे निडर का मतलब क्या था? सिया ने हैरान पीहू को नज़रअंदाज किया, उसके लिए एक जैकेट ढूंढी और फिर उसे बाहर ले गई। घर में हीटिंग थी, इसलिए कपड़ों की एक परत काफ़ी थी, लेकिन बाहर अभी भी बहुत ठंड थी। माँ, मैंने टीचर हेमा का दिया होमवर्क खत्म नहीं किया है। हम बाहर किस लिए जा रहे हैं? पीहू ने हल्की सी त्योरी चढ़ाते हुए और अपनी तोतली आवाज़ में पूछा। जिस क्लासमेट को तुमने धक्का दिया और गिरा दिया, उसके माता पिता स्कूल गए हैं, कह रहे हैं कि हमें जाकर तुम्हारे क्लासमेट से माफ़ी मांगनी होगी। सिया ने कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा, बल्कि पीहू के साथ हर चीज़ पर चर्चा की, पीहू के स्वतंत्र व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करते हुए। ये सुनकर पीहू एक पल के लिए चुप रही, फिर सिया को शिकायत और घबराहट भरे चेहरे से देखा और पूछा, माँ, क्या पीहू ने कुछ गलत किया? सिया ने जल्दी से सिर हिलाया। पीहू ने कुछ गलत नहीं किया, पीहू ने बहुत अच्छा किया। हालांकि हम सक्रिय रूप से दूसरों को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर हमें परेशान किया जाता है तो हम कभी अपना खून का घूंट पीकर नहीं रहेंगे। जब पीहू ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर हमें माफ़ी मांगने स्कूल क्यों जाना है? पीहू ने उत्सुकता से अपनी बाहें सिकुड़ते हुए पूछा, साथ ही राहत की एक लंबी सांस भी ली। क्योंकि टीचर हेमा इसे अकेले नहीं संभाल सकती, हमें टीचर हेमा की मदद करने जाना है। सिया ने एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि पीहू को समझ नहीं आया कि सर्वशक्तिमान टीचर हेमा को अभी भी उसकी मदद की ज़रूरत क्यों है। फिर भी उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, फिर सिया का हाथ थाम लिया। माँ, चलो जल्दी चलते हैं। जब सिया पीहू के साथ स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने बाहर कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी देखीं। एक मेबैक, एक बेंटली कॉन्टिनेंटल और 2 अल्फोर्ड कमर्शियल वैन, जिनमें से ज़्यादातर गाड़ियां 1 करोड़ से ऊपर की थीं। ऐसी लग्जरी गाड़ियां निश्चित रूप से स्कूल के टीचर्स की नहीं थीं,
तो वे केवल उस छोटे लड़के गौतम वर्मा के परिवार की ही हो सकती थीं। जब सिया ने इन लग्जरी गाड़ियों को पहचाना तो उसके माथे पर लकीरें खींचने से नहीं रह सकी। इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं, ये तो हम माँ बेटी को मारने का ही प्लान बना रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि टीचर हिमा इसे संभाल नहीं पाई। ये सोचते ही सिया का दयालु चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये बस बच्चों का खेलकूद और धक्का मुक्की थी, क्या इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी है? और इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां लाकर ये किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? सिया ने उन लग्जरी गाड़ियों को हिकारत से देखा, फिर पीहू का हाथ थामे सिर ऊंचा करके स्कूल के अंदर चल पड़ी। अध्याय 279। उसे जरा भी पछतावा नहीं था, फिर भी वह ऊपर आकर मुझसे मिलना चाहती थी। चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड 60 साल का वामन काका था। वह मजे से सिक्योरिटी बूथ में बैठकर नाटक सुन रहा था और चाय पी रहा था, लेकिन सिया को देखते ही वह जल्दी से छोटी कोठरी से बाहर आया और उसका रास्ता रोक लिया। पीहू की माँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी वापस जाए, अंदर अभी बहुत बवाल मचा हुआ है। ये सुनकर सिया थोड़ी हैरान हुई। बवाल? एक स्कूल में कितना बवाल हो सकता है? अरे आप समझती क्यों नहीं? मैंने सुना है कि वर्मा परिवार के कई लोग अपने बेटे के लिए जवाब मांगने आए हैं। क्या आप जानबूझकर मुसीबत में नहीं पड़ रही हैं? मेरी बात मानिए, जल्दी वापस जाए। जैसे ही वामन काका ने ये कहा, उन्होंने सिया और उसकी बेटी को स्कूल से बाहर धकेलने की कोशिश की। वामन काका, हम इसी मामले को सुलझाने के लिए यहाँ आए हैं, कृपया हमें अंदर जाने दें, सिया ने सच्चाई से कहा। सुलझाना? 10 से ज्यादा लोग तो सिर्फ उनकी वैन से उतरे हैं। क्या ये सुलझाने वाला रवैया है? और फिर आप एक औरत होकर क्या सुलझा लेंगी? अगर मार पिटाई शुरू हो गई तो आप बस पिटेंगी। अगर पीहू के पापा आते तो बात अलग होती। वामन काका ने अल्फोर्ड मिनी वैन को नहीं पहचाना था, उसे एक साधारण वैन समझ लिया था। हालांकि उनके शब्द सिया को चुभ गए। जब दूसरे बच्चों को कुछ होता था तो उनके माता पिता उनका समर्थन करने के लिए लोगों का हुजूम ले आते थे, लेकिन पीहू के लिए केवल वह उसकी माँ सामना करने आई थी। हालांकि वह जानती थी कि देवांश कुछ दिन पहले चंद्रपुर लौट आया था और वह उसे बुला सकती थी, लेकिन फिर क्या उसे दूसरे पक्ष के साथ लड़ने देना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि वह अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है, जिससे स्कूल पीहू को निकाल दे। जब तक उसके पास वह पहचान थी, पीहू के मामले उससे नहीं जुड़ सकते थे, उसे अकेले ही उन्हें चुपचाप सहना था। कोई बात नहीं वामन काका, मैं संभाल लूंगी। सिया ने खुद को संभाला और गार्ड की रुकावट को नजरअंदाज करते हुए पीहू को लेकर स्कूल में प्रवेश किया। गेट से थोड़ी दूर चलने के बाद वे स्कूल के खेल के मैदान में पहुंचे। आमतौर पर आधे बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का स्कूल का खेल का मैदान काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन रॉयल पाम्स एस्टेट के स्कूल में अकेले खेल का मैदान ही 4 बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का था, जिसमें सभी तरह की खेलने की सुविधाएं थीं। खेल के मैदान के सामने स्कूल की मुख्य टीचिंग बिल्डिंग थी, जिसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर जूनियर और मिडिल क्लास के कमरे थे, जबकि दूसरी मंजिल सीनियर क्लास के लिए थी। तीसरी मंजिल, जहां चढ़ना सबसे मुश्किल था, वहां स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट के ऑफिस थे। जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड वामन काका ने कहा था, 1 दर्जन से ज्यादा लोग खेल के मैदान के सामने खड़े थे। वे 2 समूहों में बंटे हुए थे, 7-8 लोग प्रत्येक टीचिंग बिल्डिंग की दोनों सीढ़ियों के सामने खड़े थे। सिया का ऊपर जाने का रास्ता रोक रहे थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उनका इरादा क्या था। इतना ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति सिया को गंदी नजरों से देख रहा था। उनके चेहरों पर कमीनी और भद्दी मुस्कुराहटें थीं। पीहू उन्हें दूर से ही देखकर डर के मारे सिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके छोटे पैर कांप रहे थे और उसने अपनी मां पर चढ़ने की कोशिश की। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। सिया ने पीहू को गोद में उठाया और उसे दिलासा दिया। पीहू, डरो मत, मम्मी यहाँ है। बोलने के बाद शायद ये डरते हुए कि पीहू उस पर विश्वास नहीं करेगी या खुद में आत्मविश्वास की कमी के कारण, उसने जोड़ा, ये स्कूल है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद पता नहीं पीहू का डर कम हुआ या नहीं, लेकिन सिया पहले से काफी शांत थी। ये जानना कि दूसरे पक्ष के पास 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं और इतने सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से आपका इंतजार करते हुए देखना, 2 बिल्कुल अलग एहसास थे। इसलिए जब सिया ने पहली बार इन लोगों को देखा तो वह भी थोड़ा सहम गई थी, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था, इसलिए वह बिना किसी डर के टीचिंग बिल्डिंग की ओर चली। हालांकि जैसे ही उसने समूह को बाईपास करके ऊपर जाने की कोशिश की, वे अचानक एक तरफ खिसक गए और ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सिया ने पीहू को पकड़े हुए और अपनी बाहें गहराई से सिकुड़ते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक लंबे चौड़े काला नाग जैसे गुंडे ने, जो सिगरेट पी रहा था और जिसकी गर्दन पर ड्रैगन का टैटू था, अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। सिया ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई, सीधे एक ठंडी डांट पिलाई। हाँ, क्या ये स्कूल तुम्हारे बाप का है? काला नाग ने ताना मारा। मैं जहाँ चाहूँ खड़ा हो सकता हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकती हो?
पीहू यह मंजर देखकर डर से कांप रही थी। उसके छोटे हाथ सिया को कसकर पकड़े हुए थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दरअसल पीहू काफी बहादुर थी और मुसीबत से नहीं डरती थी, जो तब साफ दिखा था जब उसने सियांश हॉस्पिटल में स्नेहा का सामना किया था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसे कर्ज वसूलने वालों ने इतना डरा दिया था कि जब भी वह ऐसे लोगों को देखती उसे गहरा डर लगता था। सिया ने पीहू को कसकर गले लगाया, उसका दिल दुख रहा था। उसने तीसरी मंजिल की ओर ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हारे पास कोई ईमानदारी नहीं है तो हमें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दूसरे समूह ने दौड़कर उसे घेर लिया। क्या? जब मर्जी आए जाओ, जब मर्जी आए जाओ। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह स्कूल तुम्हारे परिवार का है? काला नाग ने अपने मुंह से सिगरेट खींची, उसे जोर से जमीन पर फेंका और फिर अपने पैर से मसल दिया। ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो तुम हमें अवैध रूप से कैद करने की योजना बना रहे हो? काला नाग ने तुरंत अपने हाथ बार बार हिलाए। देखो तुम क्या कह रही हो, मौसम इतना ठंडा है, हम तो बस तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हवा से बचाना चाहते हैं, तुम अपने शुभचिंतकों को ही कैसे काट सकती हो? ये सुनकर सिया समझ गई। दूसरे पक्ष का शुरू से ही उसे ऊपर जाने देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसे नीचे छोड़कर कड़ाके की ठंड में तड़पाना था। सिया खुद तो ठीक रहती, लेकिन पीहू का शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि उसने निकलने से पहले उसे जैकेट पहनाई थी, लेकिन ये फरवरी का मध्य था और ठंडी हवा अभी भी बर्फीली और चुभने वाली थी। पीहू का प्यारा सा चेहरा ठंड से पहले ही लाल हो चुका था। इसलिए सिया ने अपना फोन निकाला, पुलिस को बुलाने की तैयारी में। जाओ, पुलिस को बुला लो। वैसे भी हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जैसे ही तुम पुलिस को बुलाओगी, हम आज से रोज तुम्हारी बेटी को स्कूल से लेने आएंगे। काला नाग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, लेकिन एक ठंडे लहजे में। ये सुनते ही सिया का पूरा शरीर तनाव से भर गया। यह एक खुली धमकी थी, ये ठेठ गुंडों वाला व्यवहार था। इसने उसे, जिसने पहले ही नंबर डायल कर लिया था, फोन काटने पर मजबूर कर दिया। बेबस होकर सिया ने हेमा वागले को फोन किया। टीचर हेमा, हम नीचे हैं, वे हमें ऊपर नहीं आने दे रहे। कॉल प्राप्त करते ही हेमा वागले तुरंत अपने ऑफिस से बाहर भागी, तीसरी मंजिल के गलियारे की रेलिंग पर झुकी और नीचे देखा। उन्होंने वाकई सिया और उसकी बेटी को बीच में घिरा हुआ देखा। एक पल रुकिए, मैं मिसेज वर्मा को आपको ऊपर आने देने के लिए कहती हूँ। इतना कहकर हेमा वागले ने फोन काटा और जल्दी से ऑफिस वापस गईं। गौतम के माता पिता, पीहू की माँ आ गई हैं, क्या आप कृपया? नहीं, एक तीखी आवाज गूंजी जो नीचे सिया को भी साफ सुनाई दी। इतने सब के बाद उन्होंने सिर्फ एक औरत को भेजा। क्या उस कमीने बच्चे का बाप मर गया है? वे गलती मानने का कोई रवैया नहीं दिखाते और फिर भी ऊपर आकर मुझसे मिलने की चाहत रखते हैं। उसे बाहर इंतजार करने दो। जब उस कमीने बच्चे का बाप आएगा तब वे दोनों माफी मांगने ऊपर आ सकते हैं। अगर उसका बाप नहीं आता तो वे बस इंतजार करते रहें। वैसे भी मेरे पास एस बड़ी और वक्त दोनों है, तो मैं उसे थकाने से नहीं डरती। अध्याय 280, तुम्हारी बेटी को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया है, क्या तुम इस बारे में कुछ करोगे? जब हेमा वागले ने यह सुना तो उनकी बाहें अनचाहे ही तन गईं। क्या ये साफ साफ दादागिरी नहीं थी? गौतम की मम्मी, पीहू की माँ आ चुकी हैं और बाहर अभी बहुत ठंड है। क्यों ना आप उन्हें पहले ऊपर आने दें, फिर हम पीहू के पिता से संपर्क कर सकते हैं। हेमा वागले जानती थीं कि पीहू की तबीयत ठीक नहीं है और अगर इस घटना की वजह से उसे ठंड लग गई, जिससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा औरतें ठंड से डरती हैं। सिया नाजुक और कमजोर लग रही थी। अगर उसे सर्दी लग गई या कुछ हो गया तो ये पीहू को भी संक्रमित कर सकता है और पीहू फिर अपने क्लासमेट्स को संक्रमित करेगी, और यहाँ तक कि गौतम को भी। मिसेज वर्मा, क्या आप इन परिणामों पर विचार नहीं करती? लेकिन मिसेज वर्मा ने सीधे अपना सिर हिला दिया। वे बस 2 कौड़ी की जाने हैं। क्या वे मेरे साथ एक ही कमरे में रहने के लायक हैं? बस उन्हें नीचे इंतजार करने दो। वे तभी ऊपर आ सकते हैं जब उस कमीने बच्चे का बाप आ जाए। मिसेज वर्मा के बोलने के बाद वह जोड़े बिना नहीं रह सकी। उसने मेरे बेटे को रुलाया और फिर भी उनमें ऊपर आकर एस बड़ी का मजा लेने की हिम्मत है। मुझे नहीं पता वे क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जरूर गोबर भरा होगा। हेमा वागले जानती थीं कि मिसेज वर्मा परोक्ष रूप से उन्हें डांट रही थीं, लेकिन वे केवल इसे सह सकती थीं। इसके अलावा सिया और उसकी बेटी को उनकी मुसीबत से निकालने के लिए उन्हें एक मुस्कान भी ओढ़नी पड़ी और उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही शब्द उनके होठों तक पहुंचे, मिसेज वर्मा ने उन्हें पहले ही काट दिया। अगर आप उनका पक्ष लेना जारी रखती हैं तो नीचे जाए और उनके साथ इंतजार कीजिए। एक क्लास टीचर के रूप में आप मेरे बेटे को न्याय दिलाने में मदद नहीं करती, बल्कि हमलावरों के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। क्या आप मेरे बेटे की क्लास टीचर होने के लायक भी हैं?
इस घटना के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी स्कूल प्रिंसिपल को फ़ोन करूंगी और उनसे टीचर की योग्यता की पूरी समीक्षा करने के लिए कहूंगी, ताकि कोई भी एरा गहरा पढ़ाने के लिए अंदर न घुस सके। मैं मानने से इनकार करती हूँ कि इस स्कूल में न्याय करने वाला कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेमा वागले पूरी तरह से सन्न रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच को इस हद तक तोड़ मरोड़ सकता है। साफ तौर पर आपके बेटे ने पहले गलती की थी, लेकिन आप इसे पलट रही हैं और दूसरों को दोष दे रही हैं। इसके अलावा भले ही आपके बेटे की गलती न हो, ये बच्चों के बीच बस खेलकूद की धक्का मुक्की थी और किसी को चोट नहीं लगी। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाए? हालांकि हेमा वागले ने आगे कुछ नहीं समझाया, क्योंकि सिया के आने से पहले उन्होंने एक बार ये शब्द कहे थे। अगर वे खुद को दोहराती तो भी यह बेकार होता। आखिरकार आप उस व्यक्ति को कभी नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। इसलिए उन्होंने आह भरी, फिर कुर्सी से अपना कोट उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। वे जानती थीं कि ऐसा करने से वर्मा परिवार नाराज हो जाएगा, और वे ये भी जानती थीं कि आज के बाद उनकी नौकरी शायद सुरक्षित न रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने न्याय के पक्ष में खड़े होने का विकल्प चुना। शायद कई सालों बाद उन्हें इस फैसले पर पछतावा होगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए उन्हें लगा कि वे सही कर रही हैं। टीचर हेमा, सोच लीजिए, एक बार जब आप उस दरवाजे से बाहर निकलेंगी तो आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। मिसेज वर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गईं, उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से धमकाते हुए। ये सुनकर हेमा वागले के कदम थोड़े ठिठक गए। हालांकि वे पहले से ही जानती थीं कि इसका नतीजा यही होगा, लेकिन इसे सीधे मिसेज वर्मा के मुंह से सुनना अभी भी उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल बना रहा था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो उन्हें यह अन्याय क्यों सहना पड़े? हालांकि कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहने के बाद उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, दृढ़ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। हाँ, जवान और उतावले, तुम आज के अपने इस फैसले पर जिंदगी भर पछताओगी। मिसेज वर्मा ने धीरे से थूका, उनका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। हेमा वागले बिना रुके चलती रहीं और चलते चलते उन्होंने तंज कसा, मैं ताकतवर लोगों के सामने झुककर और अपनी कमर तोड़कर खुश कैसे रह सकती हूँ? मिसेज वर्मा। शाम को स्कूल बहुत शांत था और चूंकि मिसेज वर्मा ऊपर जोर से बोल रही थीं, नीचे सिया और अन्य लोगों ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया। जब सिया ने टीचर हेमा को उसका साथ देने के लिए नीचे आते देखा तो उसे बेहद भावुकता और अपराध बोध दोनों महसूस हुए। मुझे माफ कर दीजिए टीचर हेमा, मैंने आपको फंसा दिया। सिया ने दिल की गहराइयों से माफी मांगी। ये सुनकर हेमा वागले का पहले से उदास चेहरा तुरंत मुस्कान में बदल गया और उन्होंने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, पीहू की मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए। यह मैं हूँ, एक टीचर के रूप में जिसने इस मामले को अच्छे से नहीं संभाला, जिससे आपको और पीहू को तकलीफ हुई। बोलने के बाद हेमा वागले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीहू को देखकर मुस्कुराई। पीहू, मम्मी तुम्हें पकड़कर थक गई होंगी, क्यों न टीचर तुम्हें गोद ले लें। पीहू को टीचर हेमा अच्छी लगती थी और वह तुरंत उन पर लपकी, उनकी गर्दन को कसकर गले लगा लिया। पीहू का स्नेह महसूस करके हेमा वागले को पहली बार लगा कि अपनी नौकरी खोना भी इसके लायक था। इस पर सिया ने समझाना जारी रखा, टीचर हेमा, आप पहले ऊपर क्यों नहीं चली जाती? अगर हमारी माँ बेटी की वजह से आपकी नौकरी चली गई तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन हेमा वागले ने फिर हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, टैटू वाले काला नाग ने बीच में टोका, दूसरी नौकरी ढूंढोगी? क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बस तमाशा देखने खड़े हैं? अगर तुमने मिसेज वर्मा को नाराज करने की जुर्रत की तो चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें स्कूल से निकाले जाने में 3 दिन भी नहीं लगेंगे, विश्वास है? सिया। हेमा वागले। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्मा परिवार अपने बच्चे के प्यार में अंधा होकर इतनी सारी अपमानजनक चीजें करने की जुर्रत करेगा। इस पर हेमा वागले सचमुच डर गईं। अगर उनके पास नौकरी नहीं रही तो उनके माता पिता की दवा के पैसे नहीं होंगे। लेकिन बहुत जल्दी हेमा वागले ने एक समाधान सोचा, छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा मैं दूसरे शहर चली जाऊंगी। दूसरे शहर? वर्मा परिवार के इलाके में? तुम्हें लगता है कि तुम मुंबई छोड़ सकती हो? काला नाग बार बार हंसा, उसकी आंखें मजाक से भरी थीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद हेमा वागले पूरी तरह से सन्न रह गईं। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इस बिंदु पर सिया अचानक बोली, तो गलती तुम लोगों ने की, लेकिन अब तुम उसे मौत के कगार तक धकेलने की योजना बना रहे हो। क्या इसमें मेरी गलती है? काला नाग ने कंधे उचकाए, क्या वह खुद मुसीबत नहीं बुला रही? अगर वह चुपचाप ऊपर रहती तो क्या कोई परेशानी होती? उसने इस पचड़े में पड़ने की जिद की, वह किसे दोष दे सकती है? बोलने के बाद काला नाग ने फिर से सिया को हिकारत से देखा, और तुम अभी भी दूसरों की परवाह करने का दिमाग रखती हो, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। मिसेज वर्मा ने कहा है कि जब तक तुम्हारा तीनों का परिवार घुटने टेक कर उनके बेटे से माफी नहीं मांगता, आज का मामला कभी खत्म नहीं होगा।
तो तुम उस कमीने बच्चे के बाप को जल्दी फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो? ये सुनकर सिया का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह खुद घुटने टेक सकती थी जब तक वह पीहू के स्कूल जारी रखने के सपने को बचा सकती थी, अपने लिए थोड़ा अपमान कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में चाहता था कि उसकी बेटी भी घुटने टेके, जिसे वह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी। जहां तक देवांश को घुटने टिकवाने की बात थी, सिया को इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके मौजूदा रुतबे के साथ कौन उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने की जुर्रत करेगा। फिर हेमा वागले के बारे में सोचते हुए स्कूल की वह टीचर जिसने चीज़ों को निष्पक्ष रूप से संभाला, जिसने स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इस मामले में फंस गई और भविष्य में गरीबी का सामना भी कर सकती थी। सिया अब और परवाह नहीं कर सकती थी। उसने सीधे अपना फ़ोन उठाया, काला नाग और तीसरी मंजिल के गलियारे की ओर देखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने दूसरे पक्ष को हैरान कर दिया। तुमने मुझे मजबूर किया है। बोलने के बाद सिया ने अपनी फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, ब्लैकलिस्ट में एक नंबर ढूंढा और सीधे डायल कर दिया। कॉल लगभग तुरंत उठ गया, जिसने सिया को थोड़ा हैरान किया, लेकिन उसने अपनी हैरानी को बहुत अच्छी तरह से छुपाया और इसके बजाय ठंडी आवाज़ में पूछा, तुम्हारी बेटी को चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल में घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या तुम इस बारे में कुछ करने वाले हो? जब कोई इंसान बड़े लोगों के सामने खुद को भगवान समझने लगता है, तब वह भूल जाता है कि सबसे खतरनाक चीज ताकत नहीं, बेइज्जती होती है। यह कोई गैंगवार नहीं था, यह एक माँ थी जो अपनी बेटी को घुटनों पर गिरते देख रही थी। पैसा था, रुतबा था, भीड़ थी, लेकिन इंसानियत वो यहाँ पर किसी में नहीं थी। और जब सहन शक्ति आखिरी सांस लेती है, तब एक फ़ोन कॉल इतिहास बदल देता है।